पेज नंबर 353 पेज बार पेज नंबर 353 एथिक्स पढ़नी सर आज एक एग्जांपल पढ़ना शुरू कर दो। जी सब सर कुछ मिलते जुलते चीजें लेकिन पढ़ लेते हैं सही तरह। शायद टेक्स्ट में ही पढ़ी और सकता है लोगों ने ऑडिट में ही पढ़ी, लेकिन ऑडिट में पढ़ी होंगी तो आपने सोचा होगा अकाउंटिंग में पढ़ लेंगे, अकाउंटिंग में पढ़ने लगे तो आपने सोचा वहां पढ़ लेंगे, कहीं एक जगह तो पढ़े सर। जी सर अपने आप को इब्राहिम समझ के जरा एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं। इब्राहिम इज अ मेंबर ऑफ आईकैप। मेंबर उस पर्सन को कहते हैं जो सीए कर चुका हो। लेट्स अज्यूम आपने सीए कर लिया हुआ है, आप काम कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट, एज ए यूनिट अकाउंटेंट किसी फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं, पढ़े क्या? You are a member of a bonus scheme under which staff receive bonus of 10% of their annual salary if profit for the year exceeds a certain level. Triggered level means for example management decide किया कि अगर 100 million से profit बढ़ गया तो फिर annual salary का 10% आपको bonus मिलेगा। Ibrahim has been reviewing working papers prepared to support this year's financial statements. आप उन पेजेस को रिव्यू करें जिनकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है। उन पेजेस में आपने एक लॉजिकल एरर्स कुछ स्प्रेडशीट एक्सेल शीट पे फॉर एग्जांपल तो फार्मूला लगाने में गलती हुई है और उस पेज पे प्रोविजंस की वर्किंग हो रही है। आइए 37 से बनाएं प्रोविजंस की एंट्री बताएं। तो प्रोविजन की वर्किंग में एक लॉजिकल एरर हुआ। नेक्स्ट फिर आपने जब इसे देखा तो पता आपको ये चला कि अगर इस एरर को करेक्ट किया जाए तो इंक्रीज हो जाएगी प्रोविजन। क्या एंट्री हो जाएगी? मतलब प्रोविजन बढ़ानी पड़ेगी तो एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन। अब एक्सपेंस डेबिट होने से वो कहता है प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा कि बोनस के लेवल से नीचे चला जाएगा। मतलब एक तो सिंपली ये नहीं कि प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन किस लेवल से नीचे चला जाएगा, उस लिमिट से नीचे चला जाएगा जिस लिमिट से ऊपर पे आपको बोनस मिलना था। तो क्या आप ये एडजस्टमेंट कर देंगे? क्या सोचेंगे सर? ये जो आप सोची पड़ गए हैं, आई कैप इस हवाले से क्या कहता है, पढ़े एनालिसिस। आई कैप आपको समझाने लगा। सबसे पहले आई कैप को कह रहा है यू आर फेसिंग अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आप ये जो सोच में पड़ गए, एंट्री करने के रास्ते में एक रुकावट आ गई, उस रुकावट को थ्रेट कहा गया। कौन सी रुकावट आपके रास्ते में आ गई? आपका मफाद रास्ते में रुकावट बन गया। एंट्री करूं ना करूं आप सोची पड़ गए। उससे आपकी ईमानदारी
अनबायसनेस, ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग लिखा है, न्यूट्रलिटी, अनबायसनेस। आप 22 हो गए, क्या फर्क पड़ता है? एक एंट्री अगर ना की जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हजारों एंट्रीज की हैं, एक रहने देते हैं, इतना भी क्या? तो किस वजह से क्या चीज खतरे में आ गई? ये एंट्री करने के रास्ते में एक रुकावट ही आ गई है कि आपका जाती मफाद आपके अनबायसनेस को अफेक्ट कर रहा है। सॉरी, ऑब्जेक्टिविटी मींस मतलब होता है अनबायसनेस। अनबायस क्या होता है? गैर जानकारी। एंट्री हो रही होने दो, लेकिन आप सोचने पे क्यों मजबूर हो रहे हैं? क्योंकि आपका मुफाद रास्ते में रुकावट हो गई। देन उसके बाद आई कैप आपको कुछ एहसास दिला रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, यू हैव अ professional responsibility to ensure that financial information is prepared and presented fairly, honestly and in accordance with the standards। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने खरीदे हैं, क्या इसलिए खरीदे हैं कि जब जाती मफाद सामने आ जाए तो इन्हें साइड पर रख दें? इन्हें इसलिए खरीदे हैं कि जब भी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मसला आ जाए तो आप इन्हें खोल के अप्लाई करें। तो क्या अगर जाती मफाद सामने आ जाए तो इनको बंद रहने दें? He has further obligation to ensure that financial information is prepared in accordance with the applicable accounting standards and records maintained represents the facts accurately and completely। आपका काम प्रॉफिट लाना है, लॉस लाना है? आपका काम यह है कि जो हकायक हैं, फैक्ट्स हैं, वो सही और पूरे रिकॉर्ड हो जाए। ऑल सिग्निफिकेंट मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं, इमटेरियल चीजों की बहस नहीं है, लेकिन जो मटेरियल आइटम्स हैं वो सही, एक्यूरेटली, कंप्लीटली रिकॉर्ड हो जाए। ये आपका अकाउंटिंग पढ़ने का मकसद है। Therefore, I can suggest you, बल्कि सजेस्ट नहीं कर रहा, बट इसमें लिखा यू मस्ट, सजेस्ट नहीं कर रहा, यू मस्ट मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इवन दो इट वुड लीड लॉस टू योरसेल्फ, हिमसेल्फ ना, के अपने आप पे बात रख के सोचो। दूसरों को कहना तो बड़ा आसान है, ही मस्ट। क्या इब्राहिम को एंट्री करते नहीं चाहिए? लेकिन क्या आप भी कर देंगे अगर इब्राहिम की जगह होंगे? नहीं, आप पे असल में कोई शक नहीं, लेकिन लोग काफी सारे मेरे जैसे इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, तो असल में मेरी वजह से आपको एथिक्स पढ़नी पड़ रही। जैसे ही आप लोगों ने पढ़ा होना है तो सबसे पहला आपने काम ही ये करना है कि एथिक्स का ये चैप्टर खत्म कर देना। एथिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर इंसान को पता, लेकिन मेरे जैसे क्योंकि लोग भूल गए हैं, इसलिए वक्ती तौर पर आपको एथिक्स पढ़ना पड़ रही है। मतलब सीधी सी बात है, अगर एंट्री हो रही है तो उसे कर दें। सारी जिंदगी अकाउंटिंग सीखनी क्या इसलिए बाद में सीखनी है कि जब जरूरत पड़े करें, जब जरूरत पड़े ना करें। तो ये सारी एक छोटी सी एग्जांपल इसलिए थी ताकि हमें जरा आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है? अब सारी जिंदगी जो है पैसों का हिसाब किताब करते हैं, तो पैसा जो है इंसान के लिए एक कमजोरी सी बन जाता है, उसे गलत रास्ते की तरफ ले जाता है। तो उस रास्ते पे जाने से रोकने के लिए आपको एक कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और शायद हर सब्जेक्ट में पढ़ी जा रहा है। मेरा ख्याल टैक्स में तो है, ये तो मुझे पता है, ऑडिट में भी शायद है। टैक्स में भी है, ऑडिट में भी है, यहाँ भी है, और जब आपने और बड़े होना तो पूरा कोड ऑफ एथिक्स भी है। जिस तरह स्टैंडर्ड है उसका कोड ऑफ एथिक्स भी है। तो उस कोड का एक थोड़ा सा हिस्सा बस आपके सिलेबस में, तो पहले हाथ में रखते रहे, पढ़ते रहे, बाकी फिर मैं बताता हूँ इसमें याद करने वाली क्या चीज है। इंट्रोडक्शन सर, बड़ी खूबसूरत बातें आएंगी सर। Ethics can be difficult to define, but it is principally concerned with moral principles, character, किरदार, conduct, behavior. Ethical principle is more than obeying laws and regulations. It is about doing the right thing always. The accounting profession is committed to act ethically and in the public interest. Professional accountants may find themselves in situation where values are in conflict with each other due to responsibilities too. अब देखिए कोई एम्प्लॉयर कौन है? ओनर, मतलब जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हो एम्प्लॉयर ही है ना। तो अगर आप एम्प्लॉई हैं और एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा है, अब एम्प्लॉयर का इस साल दिल कर रहा है कि प्रॉफिट इसलिए ज्यादा हो जाए ताकि हमारी प्राइवेट कंपनी इसको हम जरा लिस्टेड में कन्वर्ट करवा लें, और देयरफॉर लोग जरा धड़ा धड़ा आके प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से शेयर खरीद लें। तो सैलरी आपको कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। तो डेफिनेटली अगर वो कह रहा है प्रॉफिट होना चाहिए,
तो चंद एक्स्ट्रा एंट्रीज में करने में क्या हर जगह पर नहीं भी ट्रांजेक्शन हुई, को सेल थोड़ी सी और रिकॉर्ड कर लें, 1 0 ज्यादा कर लें। हाँ मतलब कौन देख रहा, एम्प्लॉयर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर का दिल नहीं चाह रहा कि इस दफा टैक्स ज्यादा हो ताकि सॉरी टैक्स ज्यादा हो देर पर प्रॉफिट्स कम होने चाहिए। तो कोई नहीं, 1 0 अगर ज्यादा हो सकता है तो कम करने में क्या मसला। तो एम्प्लॉयर तो सोच रहा होगा मैं तो पैसे दे रहा हूँ, तो मैं जो कह रहा हूँ फिर वही होना चाहिए, लेकिन क्या वही होना चाहिए या जो स्टैंडर्ड्स कह रहे हैं वो होना चाहिए। तो हम अब डायलेमा में होंगे, सैलरी इससे ले रहा हूँ, जिंदगी में ये सुनता रहा हूँ, क्या करें। क्लाइंट उस वक्त वर्ड यूज होता है, एम्प्लॉयर वर्ड उस वक्त यूज होता है जब आप एम्प्लॉय होते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं। क्लाइंट उस वक्त वर्ड यूज होगा अगर आप नहीं आपकी फर्म में, अगर आप फर्म आपकी फर्म है किसी के सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो फिर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता आपका, वो क्लाइंट कहलाता है। मतलब जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे होंगे वो कंपनी आपका क्लाइंट कंसिडर होगी। तो एम्प्लॉयर वर्ड कब है, जब आप एज अ CFO किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और क्लाइंट तब है जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग प्रोफेशन जो है ये कमिटेड है कि एथिक्स पे अमल दरामद होना चाहिए। अकाउंटेंट को अपनी जिंदगी में सिचुएशंस ऐसी फेस करनी पड़ती हैं जहां वैल्यूज इन कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर हो जाती हैं, लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड्स कुछ कह रहे होते हैं, तो देयरफॉर अकाउंटेंट सोचने पे मजबूर हो जाता है। उस केस में फिर आपने क्या करना है वो भी आपको बताया जाए। ICAP हैज अ कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच मेंबर्स, चलो अच्छा होगा ये लाइन अंडरलाइन करें, मैंने मेंबर्स का मतलब अभी क्या बताया, लेकिन ये स्टूडेंट मेंबर्स पे भी अप्लाई हो रहा है। तो अभी फिलहाल आप कौन से क्या चीज तो नहीं है, लेकिन क्या है The code provide guidance in situation where ethical values arises. पढ़ते रहिएगा बीच में कोई ऐसा, लेकिन जरा बैकग्राउंड सा बन जाएगा, मेन चीज पे आता है। कमेंट एक दे रहा जी, all people like you are honest and have integrity and will always try to behave in the right way in a given set of circumstances. However, accountants may face situation where it is not easy to see the most ethical course of action. One of the main role of ICAP's code is to provide guidance in these issues. Impact on members in practice. Members in practice का मतलब होता है अगर आपकी फर्म हो, अगर आपने फर्म बनाई हुई तो आप प्रैक्टिस में कहलाएंगे। All members and student members of ICAP All members and student members of ICAP are required to comply with the code of ethics, and it applies to both accountants in practice and in business. In business कौन है जी और in practice कौन है, तो शुरू हो जाएगा। फर्म वाला in practice है और business means employee। तो ICAP code of ethics is bifurcated into 2 parts. दो इसके हिस्से हैं। पहला है जी part 1 complying with the code fundamental principles and conceptual framework, ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे एप्लीकेबल है। दूसरा हिस्सा जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। और देन फिर एक इन द फॉलोइंग पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं इसके, नहीं 3 से भी 4 भी हो गए हैं, तो ये पार्ट 3 है सर। सॉरी, पहला हिस्सा किस पे एप्लीकेबल है, सारे चार्टर्ड अकाउंट्स पे। दूसरा हिस्सा किस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ प्रैक्टिस वालों पे। तीसरा हिस्सा किस पे एप्लीकेबल है, बिजनेस वालों पे। 4A किस पे एप्लीकेबल है, ऑडिट एंड रिव्यू असाइनमेंट्स करने वालों पे, मींस अगर ऑडिटर हो गए हैं। और इंडिपेंडेंस और एक और है ऑडिट एंड रिव्यू। ये 4 हिस्से हैं, ये सारे आपके सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस से रिलेवेंट अब क्या चीजें हैं, पहला हिस्सा आ जाएगा। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, यहाँ से अब चीजें स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहले 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। ICAP Code of Ethics expresses 5 fundamental principles of ethics. Number one, sir, integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior. ये शायद वही है जो टेक्स्ट में भी आपने सब पढ़ा है। आगे बस हमें शायद हेडिंग्स का पता होना चाहिए और एक एक लाइन में साथ बताता हूँ, उसको अंडरलाइन कर लें, इसको फिर रिवाइज करने की जरूरत होगी। इंटेग्रिटी किसे कहते हैं, थोड़ी सा पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से भी होगा ये साल में नहीं, मतलब ऑनेस्टी से, वो तो मतलब अगर मुल्क के हवाले से बड़े यूज हो, इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री वो एक अलग इशू है। पर्सन की इंटेग्रिटी ऑनेस्टी के एंगल से,
दयानतदारी, ईमानदारी, ऑनेस्टी। मेंबर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहली लाइन अंडरलाइन करें, एंड ऑनेस्ट इन ऑल बिजनेस एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बोलने जरा 3 दफा सेंटेंस है। ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा साथ जी, ट्रूथफुलनेस ठीक है। देन रीडिंग सिर्फ कर लेते हैं, बाकी फिर मैं आपको बता, एक तो पहली लाइन पढ़नी, बाकी रीडिंग कर लें, उसमें बहुत चीज अगर है तो मैं बताता हूँ। इंटेग्रिटी इंप्लॉइज नॉट जस्ट ऑनेस्टी बट आल्सो फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट बी एसोसिएटेड, इसको भी एक लाइन कंटिन्यू करना, शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स, रिटर्न्स। अब रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट जिसपे ऑडिट किया जाता है, साइन करते हैं आप, रिटर्न्स टैक्स रिटर्न्स टाइप चीज है। कम्युनिकेशन मींस बिजनेस लेटर्स। Chartered accountant should not be associated with reports, return, communication, any other information which they believe that आपने किसी भी ऐसी रिपोर्ट, रिटर्न या कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं बनना जो आपके ख्याल में नंबर 1 कंटेन्स मटेरियली फॉल्स या मिसरीडिंग स्टेटमेंट। किसी ऐसी रिपोर्ट का आपको हिस्सा नहीं बनना जिसमें कोई क्या चीज हो, गलत स्टेटमेंट हो, मटेरियली फॉल्स मिसस्टेटमेंट। मटेरियल एक वर्ड बार बार आएगा, इन मटेरियल की बहस नहीं है। मटेरियल क्या होता है? सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स ना, कंटेन्स स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन फर्निश रेकलेसली। रेकलेसली का मतलब होता है केयरलेसली। अगर केयरलेसली काम किया जाए तो क्या अक्सर खतरा होता है कि गलत हो जाएगा। तो आपने किसी ऐसी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनना जो जल्दबाजी में जल्दी जल्दी करके बात खत्म की गई है। ओमिट्स और ऑब्सक्योर, ओमिट का मतलब होता है छोड़ देना, एक चीज है ही नहीं, और ऑब्सक्योर का मतलब होता है कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपा लेना। ओमिट है छोड़ ही देना। मसलन फॉर एग्जांपल एक सेल ट्रांजैक्शन हुई है, आपने सेल ट्रांजैक्शन लिखी नहीं है, ये तो है ओमिट। कंसील ये है कि सेल ट्रांजैक्शन 5 मिलियन की है और आपने 0.5 मिलियन की लिख ली है, तो हकायक को छुपा लेना। लिखा तो है लेकिन सही नहीं लिखा। तो omit or obscure information required to be included where such omission of obscurity would be misleading। अब इसमें याद करने वाली चीज बेटा फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है, पढ़ लेंगे बाद। और सेकेंडली, चार्ट अकाउंटेंट शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन वेयर दे बिलीव, इसमें पहले दो देखें, कंटेन मटेरियली फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड कंटेन स्टेटमेंट फर्निश रेकलेसली, या ओमिट्स, दो भी इसमें। ये अपने लफ्जों में ही लिखना है, ये कोई रटा सच ना वर्ड बाय वर्ड लगाने की जरूरत है ना ही, शायद लग सकता है। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप करके एक एक लाइन, दो दो लाइनें लिखने की पोजीशन में आपको होना चाहिए। क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन आपकी तरफ से? देन सर आगे सेकंड ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी भी बात हो रही थी, अनबायस्ड, अनबायसनेस। अगर आप अनबायस्ड हैं तो आप ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे, या इसे न्यूट्रल कह सकते हैं। चलो, जो शायद आजकल सबसे ज्यादा बदनाम टर्म है। क्या इंसान को वाकई न्यूट्रल होना चाहिए? क्या मतलब न्यूट्रल? मतलब झुकाव किसी की तरफ, किसी की तरफ दाएं, ठीक। मेंबर शुड नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स टू ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब होता है तजावुज ना कर दे, हावी ना हो जाए। तो सेंटेंस पूरा कर लें, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। वो कहता है मेंबर शुड नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स टू ओवरराइड देयर प्रोफेशनल बिजनेस स्टेटमेंट। देखिए, ये कहना कि किसी का कोई जाती मफाद नहीं होता, ये तो खैर गलत है। होना बस ये चाहिए कि आपका जो अपना मफाद है वो आपकी प्रोफेशनल बिजनेस जजमेंट्स के नीचे रहे, आपका अपना मफाद ऊपर ना आ जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ऊपर आपका मफाद ना आ जाए। स्टैंडर्ड्स हावी रहने चाहिए आपके अपने मफाद के ऊपर। क्या चीज ऊपर रहनी चाहिए? मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशनल जजमेंट ऊपर है, और बायसनेस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, ये कहना कि होता नहीं है, ये तो गलत है। होगा लेकिन ये हावी ना हो जाए। क्या चीज किससे ऊपर ना चली जाए? पढ़ के बायस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अंडर इन्फ्लुएंस, ओवरराइड ना कर जाए आपकी प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट। तो एक तो पहले ये सेंटेंस अंडरलाइन करें। समझ आ गई बात?
आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स पढ़े आपने, अकॉर्डिंगली जो स्टैंडर्ड्स कह रहे हैं वो ठीक है, चाहे उससे आपको अपना नुकसान नजर आ रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट may be exposed to situation that may impair means reduce decrease, जिससे impairment loss होता है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है। इट इज impracticable to decide, define, prescribe all situations। आखिरी लाइन एक अंडरलाइन करें, ICAP आपसे ये चाहता है, ICAP आपसे ये रिक्वायर करता है कि रिलेशनशिप्स दैट बायस और unduly influence the professional judgment of a chartered accountant should be avoided। ऐसी दोस्तियां यारियां जो आपको जिंदगी में गलत फैसले करने पे मजबूर कर दें, आपने ऐसी दोस्तियां यारियां, ऐसे रिलेशनशिप्स को अवॉइड करना। इंसान का कभी कभी दिल करता है कि मैं नेकी के रास्ते पे आ ही जाऊं, लेकिन कोई मेरे जैसे दोस्त भी होते हैं आप लोगों के, और देखी जाएगी यार क्या हो गया, सारी दुनिया करी की हो गया, तुम पागल है यार। तो ऐसी दोस्तियां यार, ऐसी होता है यार, तो ऐसी दोस्तियां यानी आपने अवॉइड करनी। मैं नहीं कह रहा, आई कह रहा, लेकिन अगर खुदा ना खासा हम ऐसे हैं तो पहले हमें अपने आप को अवॉइड करना। तो पहली लाइन और आखिरी सॉरी, होपफुली आपका दिल लगा रहेगा। ये सर पहली और आखिरी लाइन जरा बोल सकते हैं। ओवरराइड मींस लिखना, मतलब ओवरराइड सही है, मैंने ओवरराइड समझ आ रही है, तजावुज लिखना अपने जरा उर्दू में लिखना ताकि कभी दोबारा पढ़े तो याद आ रहा। एक्सीड, एक्सीड जरा मासूम लफ्ज है। हाँ, गालिब, आपको छुपा ले, आपको भुला दे, इस हद तक हावी हो रहे कि भूल ही जाए। जिससे मोबाइल जब सामने होता है तो हम भूल ही जाते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, बिजी होते हैं ना, पढ़ रहे होते हैं, लेक्चर सुन रहे होते हैं। जी सर, ये कितने हो गए सर, कौन कौन से? इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी हो गया, ऊपर देखते हैं कितने रह गए, कौन से तीन भाईजान? देन सर थर्ड वो कहता है, practicing as a chartered accountant involves a commitment of learning over one's entire working life। ये अंडरलाइन, अगर आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हैं या जॉब कर रहे हैं तो आपकी ये फिर एक कमिटमेंट आई कैप से कि आप अपनी सारी वर्किंग लाइफ लर्निंग जारी रखें। वर्किंग लाइफ इसने कहा, यूजफुल लाइफ नहीं कहा। अगर किसी दिन आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मैं अब सीए का डेजिग्नेशन यूज करके अपनी अर्निंग्स नहीं करूंगा, मसलन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा कमा लिया और अब मैं अपनी फैक्ट्री बनाने लगा, तो मतलब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के डेजिग्नेशन इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना मैं फर्म में हूँ, ना मैं उसे बेस बना के किसी क्लाइंट के अकाउंट्स बना रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, तो देन तो आपकी मर्जी है, फिर आप अगर लर्निंग अपनी सीए के हवाले से छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सीए का डेजिग्नेशन यूज करके प्रैक्टिस में है या जॉब में है तो आपकी कमिटमेंट आई है आपसे कि अपनी सारी वर्किंग लाइफ में अपनी लर्निंग जारी रखनी है। मेरी इस बात का मतलब ये है कि अब आपने टैक्स पढ़ लिया, हर बजट के बाद ये टैक्स बदल जाता है, तो अब ये नहीं कह सकते मुझे पुराना आता। आपने IFRS 16 पढ़ लिया है, प्लीज कुछ अर्सा पहले ये IAS 17 होता था, तो स्टैंडर्ड ऑफ लीज बदल गया, अब ये नहीं कह सकते मुझे पुराना था, मुझे नहीं की जरूरत है। तो जैसे ही नया स्टैंडर्ड आ जाएगा आपने उसे भी सीखना है। ये कब तक आपने अपनी लर्निंग जारी रखनी है, पास होने तक नहीं, पास होने तक नहीं, वर्किंग लाइफ तक। लेकिन वो कैसे रखेंगे अगर आप पास हो जाएंगे तो, वो फिर मैं अभी आगे बताता हूँ। ICAP आप नौजवानों के लिए कि जब चेंजेस आती हैं सेमिनार्स कंडक्ट करवाता है, तो जिसमें फिर आपको इनवाइट किया जाता है, फिर उसमें क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। लेकिन आपकी कमिटमेंट ICAP से क्या कि लर्निंग जारी रहेगी कब तक, मींस आप पर असल में हेडिंग ना प्रोफेशनल अपनी कॉम्पिटेंस मेंटेन रखनी है। ये नहीं कि बस एक चीज सुननी उसके बाद अगर उसमें ठीक है, अगर आप वो चेंज नहीं हुई तो ठीक है, लेकिन अगर कोई चेंजेस आ गई हैं तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। what are the latest standards, what are the latest tax provisions, income tax provisions, sales tax provisions। members have a duty to maintain क्या होता है, बरकरार, जिसमें कैश इन हैंड बरकरार रखेंगे, स्टॉक लेवल्स बरकरार रखेंगे। members have a duty to maintain their professional knowledge and skill at a level that a client or employer, client कब employer कब, receives a competent service based on current developments in practice, law
एंड टेक्निक्स। ये हक बनता है शायद आपके क्लाइंट या एम्प्लॉयर का कि आप उसे लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, प्रैक्टिस हैं, उसके मुताबिक सर्विस प्रोवाइड करें। ये ना हो बेचारा आपसे रिटर्न बनाने लगे तो आप 2010 वाले लॉ के बेसिस पे बना दें और कहते हैं फिर क्या हुआ। ये भी फिर हमारा आदमी ना मानते भी नहीं है, तो हमें ले अपडेट करना है। मैंने लिखा मेंबर शुड एक्ट डिलीजेंटली। डिलीजेंटली का मतलब होता है भरपूर मेहनत। एक होती है सिंपल मेहनत। सिंपल मेहनत की ट्रांसलेशन क्या होगी इंग्लिश में? नहीं मतलब ये मैं हार्ड वर्किंग से भी थोड़ा सा ज्यादा, अपनी फुल एफर्ट से काम करना डिलीजेंटली कहलाता है। तो मतलब जो आपके बस में सॉर्ट ऑफ हल्की फुल्की एफर्ट में। मेंबर शुड एक्ट डिलीजेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। इसमें इस तरह की पहली लाइन और मेरे ख्याल आखिरी लाइन सफिशिएंट है। फर्स्ट में नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये जो एक वर्ड्स लिखा है ना, इसकी एब्रिविएशन बन जाएगी सीपीडी। ये तीन जो वर्ड्स है पहले, सीपीडी एब्रिविएशन इज फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये सीपीडी एक्टिविटीज के नाम से ना आईकैप सेमिनार्स करवाता है। बस ये अभी जून में नया बजट आया है, तो बजट में अब जो चेंजेस आई हैं पिछले लॉ में, तो उसके लिए आईकैप क्या करता है, जितने मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को नॉर्मली बाय कोरियर एक इनविटेशन लेटर सॉर्ट ऑफ भेजा जाता है कि फॉर एग्जांपल रॉयल पाम में या अवारी में होटल में या पीसी होटल में इस टाइम पे एक सेमिनार है, तो आप वहाँ आएँ। उसकी फिर एक फीस होती है, फिर वहाँ खाना शाना भी होता है। तो फिर आप नौजवानों से रिक्वेस्ट होती है कि आप वहाँ पहुँचें और सेमिनार अटेंड करें और बाद में ऑब्वियसली खाना खा के घर आए। अब आप बताएं वहाँ कब पहुँचना चाहिए? एग्जैक्टली खाने का टाइम पहुँचना। बस जाते ही अटेंडेंस लगा देनी है। अटेंडेंस लगने से क्या होता है, वो पता चल जाता है कि ये साहब प्रेजेंट थे, कहाँ प्रेजेंट थे, ये बात डेफिनेटली आपकी चॉइस है। तो बहरहाल ये मैंने अपने हाथ पे कहा, आप लोग डेफिनेटली कम पहुंच जाएंगे जैसे ही सेमिनार शुरू होगा, क्योंकि आप तो उसमें सीखने जा रहे हैं। खाना तो इंसान खाता रहता है, ऐसी है मतलब खाना अल्लाह माफ करेगा, खाना को पहली दफा थोड़ी खाना। लेकिन हमारा ईमान मजबूत है। हम जब भी कभी किसी अपनी अपनी तरफ की बजाय किसी और की तरफ जाकर खाना खाते हैं, तो हम उसे अपनी जिंदगी का आखिरी खाना समझते हैं। जिंदगी का क्या भरोसा, क्या पता इंसान कभी भी जा सकता है, दुनिया पानी है। और अगर हमारी तरफ को खाना खाने आ जाए, ये सर कितने हो गए पॉइंट्स? सॉरी सर, बातें तो बहुत सी हो सकती हैं, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन डेफिनेट टाइम लिमिटेशन है। ये कौन से दिन हो गए सर? एक नजर रिवाइज कर लें, खासतौर पर जो मैंने हाईलाइट करवाया, कोई कंफ्यूजन ना। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, सरदार ने सही बताया। कुछ लोग मौजूद होके भी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग नहीं भी हैं और हैं। नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं। रिक्वायर्ड यही होगा कि एटलीस्ट हेडिंग्स और उसके एक दो लाइंस लिखने की पोजीशन में हम हैं। चलो आगे। कौन सा? जी जी, देखिए ये जजमेंट ही है ना, हमारा ख्याल है, हमारे ख्याल में मिसस्टेटमेंट है, कोई आके हमें और तो नहीं बताएगा। मसलन जिस ऊपर एग्जांपल आई है, एक एक्सेल शीट में गलती है, अल्लाह ताला ने हमें सेंस दिए, तो हर वक्त तो कोई नहीं हमारे पर खड़ा होगा, लेकिन रब हर वक्त देख रहा है और हमें यही भूल जाता है। सारी दुनिया देख रही हो तो हम कॉन्शियस होते हैं, जब हम अकेले होते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। दुनिया का खौफ तो होता है, लेकिन जैसे तन्हा होते हैं, अब तो कोई नहीं देख रहा। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी किसे कहते हैं? कॉन्फिडेंशियल, सिंपल सी बात। ठीक है, मेरे ख्याल इसकी उर्दू करेंगे मुश्किल हो जाएगी। हाँ मतलब मीनिंग जरा देख लेते हैं। कहता है मेंबर्स मस्ट रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप्स। होता इसमें सर ये, अगर आप किसी कंपनी के सीएफओ, तो आपको उस कंपनी की हर ट्रांजैक्शन के बारे में पता है।
इवन आपको उनके प्रोडक्शन के फॉर्मूलाज तक पता होंगे कि रॉ मटेरियल को किस रेशो में मिक्स करके ये लोग अपनी गुड्स बनाते हैं। ये सब कुछ आपको सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी इवन पता। इवन अगर आप ऑडिटर भी होंगे तो ये भी आपका राइट होता है कि क्लाइंट से हर किस्म की इंफॉर्मेशन जाके आप पूछें कि ये कैसे होता है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, और इट इज अज्यूम कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो आपको बताएं। तो इस सारे बिजनेस से प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आपके पास बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आम लोगों को पास अवेलेबल नहीं होती। क्लाइंट्स की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या एम्प्लॉयर की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। अब क्या आपको इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की हिफाजत करनी चाहिए या कंपेटिटर्स को फोन करके किसी रेस्टोरेंट बुला के निगोशिएशन शुरू कर देनी चाहिए? मसला भी है, मतलब बात इस वक्त ये हो रही। तो मेंबर्स मस्ट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियल, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है उसकी उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की रिस्पेक्ट करनी है। एक्वायर्ड एज रिजल्ट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन एंड शुड नॉट डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन टू थर्ड पार्टीज तक रुक जाए। असूल ये है कि आपने किसी थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन नहीं बतानी, सवाई इसके दो एक्सेप्शन है। विदाउट अथॉरिटी, अगर फॉर एग्जांपल आपको एम्प्लॉयर या क्लाइंट खुद ही अथॉरिटी दे दे कि बता दें मेरे को मसला नहीं, फिर शायद मसला खत्म है। या देयर इज अ प्रोफेशनल और लीगल राइट और ड्यूटी टू डिस्क्लोज। मसलन आपने कोई फ्रॉड पकड़ लिया, अब ये भी तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो लोगों को नहीं पता। अब लेकिन आपको कोर्ट ऑफ लॉ बुला लिया गया और आप वहां के नहीं भाईजान ये तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मैंने नहीं बतानी। तो अगर लॉ कोर्ट ऑफ लॉ में बुला लिया गया आपको, फिर डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की रिस्पेक्ट अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब लॉ के मुताबिक आपने ये डिस्क्लोज करना है। जाती मुफाद के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करना। अगर अथॉरिटी मिल जाए तब भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, या कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए फिर भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। या किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, उस कंपनी के हवाले से आपको एससीसीपी में बुला दिया गया, क्या बताएं इनके इंटरनल मैटर्स कैसे हैं। तो जब एससीसीपी ने बुला लिया तो उस वक्त फिर आप ये नहीं कहेंगे ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर क्योंकि लीगल या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, तो फिर उस वक्त आपने ये डिस्क्लोज करना। ठीक है, तो एंड में ये जो विदाउट अथॉरिटी है या अनलेस देयर इज अ लीगल प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज है, इसको एक्सेप्शन के तौर पर हम कह सकते हैं। ये दो एक्सेप्शन है। असूल क्या है? असूल ये है कि रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन इसके एक्सेप्शंस क्या हैं कि कब आप डिस्क्लोज भी कर सकते हैं, जब अथॉरिटी मिल जाए या लीगल प्रोफेशनल कोई ड्यूटी आपकी। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप शुड नॉट बी यूज्ड। असल मसला ये है कि शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्सनल एडवांटेज ऑफ द मेंबर्स। मेंबर जरा वर्ड ध्यान में रखिएगा, मेंबर मींस आपकी बात हो रही है। तो इसमें भी फर्स्ट लाइन मेन है और एक्सेप्शंस के एंगल से देख लें, और पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज नहीं होना चाहिए। ये मतलब की वर्ड्स जो है कुछ इनको हाईलाइट कर लें, बस इन पे अगर नजर पड़ जाए तो सेंटेंस आपने अपना बनाना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते नहीं प्लीज, है नीचे? तो चार सदी हो गया, जरा नाम बोलते जरा देखते। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी। लास्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में 5वां नंबर है प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर सर ये है कि मेंबर्स मस्ट कंप्लाई with the relevant laws and regulations and should avoid any action which discredit the profession. Discredit का मतलब होता है बदनामी। ये लाइन सर ये कहती है कि मेंबर्स जो हैं इन्होंने खुद ही लॉज को रेगुलेशंस को फॉलो करना है, क्योंकि अगर इन्होंने फॉलो ना किया तो लोग कहेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही ऐसे होते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल को मेरे जैसा शख्स है जो अपने क्लाइंट की मर्जी पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उनके ऑडिट करी जा रहा है। जो क्लाइंट कहता है वही प्रॉफिट होता है, जो क्लाइंट कहता है वही करंट रेशो होती है, वही गेयरिंग रेशो होती है, वही सब कुछ होता है। ये आप जैसे भी नौजवान है, आप जाके किसी और के पास जाएंगे तो आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, तो लोग कहेंगे वो भी तो है, तो आपको मैं मिलवा देता हूँ। तो मेरी वजह से पूरा प्रोफेशन बदनाम है। तो लोग सिर्फ मुझे नहीं कहेंगे, लोग मुझे देख के कहेंगे शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते ही है ऐसे। तो आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे प्रोफेशन बदनाम। तो ये मतलब प्रोफेशन की बदनामी कब बच सकेगी? जब आप खुद भी लॉज एंड रेगुलेशंस पे अमल दरामद करेंगे। आपके लॉ रेगुलेशंस पे अमल दरामद ना करने से पूरा प्रोफेशन भी बदनाम
हो सकता। तो किसको बदनामी से भी आपने बचाना है, तो इसका क्या तरीका होगा कि मेंबर्स खुद अगर लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस पे अमल दरामद करते होंगे तभी लोग इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये प्रोफेशन अच्छे लोगों का प्रोफेशन है, वरना शायद 2 4 5 6 मेरे जैसे पूरे प्रोफेशन को खराब करने के लिए या खराब बनवाने के लिए काफी है। तो बात हो रही है सर, ये ना मेरी वजह से आप लोग बदनाम हो रहे हैं। The members must comply with the laws and regulations and should avoid any action which discredits word समझ आ गया? क्या डिस्क्रेडिट हो जाए? नहीं, क्या डिस्क्रेडिट हो जाए? प्रोफेशन हो जाए। अपनी बदनामी तो ठीक है, लेकिन पूरा प्रोफेशन खराब ना करें। दे शुड बिहेव, गेम अभी खत्म नहीं हुई सर। कर्टेसी, जिससे मुलाकात हो शराफत से, पता चले कि सुलझा इंसान है, लोगों का ख्याल करें। कंसिडरेशन टुवर्ड्स ऑल का मतलब है लोगों की भी सुने, अपनी ना सुनाई जाए, लोगों को भी मौका दें बात करने का। एक अच्छा डिसेंट सा इंसान जिसका होता है, शायद ये बात हो रही है। दे शुड बिहेव विद कर्टेसी, कंसिडरेशन टुवर्ड, मतलब लोगों को भी मौका दें पहले बात करना, फिर अपनी बात करें, वो ये नहीं हर वक्त अपनी बोलता है। दे शुड बिहेव विद कर्टेसी, कंसिडरेशन टुवर्ड्स अदर, टू होम, जिसके साथ भी आपका कांटेक्ट होता है प्रोफेशनल कैपेसिटी में, तो आपने उससे प्यार मोहब्बत शराफत से डील करना। अगर आप ये करेंगे तो ये आपका बिहेवियर क्या कहलाएगा? प्रोफेशनल बिहेवियर कहलाएगा। यकीन नहीं आ रहा आप लोगों को? सर मैं अपने मेरे जैसे 2-3 देखे हैं, वरना तो शायद ऐसी बात नहीं है। जी सर, पढ़े बताएं प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है? नहीं, थोड़ा अंग्रेजी में पढ़े। डिस्क्रेडिट, प्रोफेशन डिस्क्रेडिट ना हो जाए, एंड दे शुड बिहेव विद कर्टेसी एंड कंसिडरेशन टुवर्ड्स ऑल विद होम, आपका जिससे भी कांटेक्ट हो, कर्टेसी कंसिडरेशन टुवर्ड्स ऑल, जिससे भी आपका कांटेक्ट हो रहा है एज अ प्रोफेशनल पर्सन, लोग कहें कि यार आई कैप इनकी बेहतरीन ट्रेनिंग की हुई है, क्या बेहतरीन प्रोफेशन है। जी सर, एक मिनट आपके पास है ये सब कुछ रिवाइज करने के लिए। मेरी तरफ जरा देख के 5 हेडिंग्स बोल दो। देन सर जी, अभी तक जो आपने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, क्या आपको इस पे कोई इख्तलाफ है कि ये नहीं होना चाहिए? क्या इंटेग्रिटी नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं होना चाहिए? क्या अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो उसे कॉन्फिडेंशियल नहीं रखना चाहिए? क्या प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं होना चाहिए? तो फिर मसला क्या है? ये है कि नहीं? नहीं मतलब होना तो चाहिए, हम सब एग्री करते हैं, लेकिन क्या है? तो नेक्स्ट हम हेडिंग ये पढ़ने लगे हैं कि आखिर क्या वजूहात है कि इतनी अच्छी अच्छी बातों को इंसान सुनने के बावजूद अमल नहीं करता, वो थ्रेट्स के नाम से। नहीं मतलब वही, मतलब आखिर क्या वजूहात हैं, क्या वो रुकावटें हैं जो एथिक्स और इंसान के दरमियान में खड़ी हैं? इधर एथिक्स है, इधर इंसान है, तो क्या रास्ते में बैरियर्स हैं, क्या रुकावटें हैं जिनको क्रॉस करना या जिनके ऊपर से जंप सॉर्ट ऑफ लगा लेना मुश्किल हो जाता है? मतलब मीन्स उसे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि क्या ये गलत बात है, लेकिन अमल दरामद तो हम नहीं देख रहे। तो नेक्स्ट हम ये पढ़ने लगे हैं कि वो कौन सी रुकावटें हैं रास्ते में जिनकी वजह से इंसान एथिक्स भूल जाता है। तो उनको यहाँ की हेडिंग के साथ लिखा हुआ थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है? तो उनमें नंबर 1 वही है जो अभी आपने बोला। तो 5 तरह गिने, ये भी 5 हैं थ्रेट्स। कौन कौन से थ्रेट्स हैं सर? सेल्फ इंटरेस्ट, जाती मफाद। नहीं, एक एक करके थोड़ा सा इन वर्ड्स के अंदर ही जरा सोचना ही क्या है।
क्या सेल्फ इंटरेस्ट ही का मसला है? सेल्फ इंटरेस्ट एक मसला है। जिस तरह इब्राहिम बेचारे को क्या मसला, जब आप इब्राहिम बने एक सेकंड के लिए तो अचानक क्या जहन में आया, अपना मफाद, तो सबसे बड़ा बैरियर है। तो दूसरा एक बैरियर होता है सेल्फ रिव्यू, बाकी एक्सप्लेन करता हूं मैं अभी। सेल्फ रिव्यू मीन्स खुद इख्तिसाबी, अपने आप को ये एक्नॉलेज करना कि मैं गलत हूँ। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम। अगर खुदा न खासा कभी गलती हो भी जाए तो इंसान एक्नॉलेज नहीं करता, उसे छुपाने के लिए 100 झूठ। मतलब ये किसी के सामने एक्नॉलेज कर लेना मैं गलत हूँ, ये आसान नहीं है। तो ये खुद एहतसाबी के एंगल से वो फिर क्या है उसका मीनिंग मैं आगे बताता हूँ। एडवोकेसी, एडवोकेसी एडवोकेट से निकला है। समटाइम्स आपको वकील सॉर्ट ऑफ भी बनना पड़ता है। एक तो वो दूसरे वकील हैं, लेकिन अगर कोई टैक्स डिपार्टमेंट में आप गए, आप कोई टैक्स प्रैक्टिशनर है, तो आप अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे इनकम टैक्स ऑफिस जाएंगे, तो क्या किसी की वकालत, किसी की एडवोकेसी करना गलत है? किसी की वकालत करना गलत नहीं है अनलेस बात सही है। लेकिन किसी के अगर गलत वकील बन जाएंगे आप, किसी के झूठ पे वकील बन जाएंगे, वो मसला। तो एक ये भी इशू बन जाता है समटाइम्स कि हमने क्योंकि एज अ कंसल्टेंट पैसे पकड़े होते हैं, तो देर हम कहते हैं बस पैसे जिसे पकड़े हैं उसी की सब बात मानी जाएगी। फिर जान पहचान समटाइम्स हो जाती है। जान पहचान भी इंसान को मजबूर कर देती है। बचपन का कोई दोस्त है, उसकी फैक्ट्री है, उसका बिजनेस है, आप उसने कहा यार मैं किसी को क्यों ऑडिटर बुलाऊं, तू है ना, तूने सीए किया हुआ है। आपने कहा बात तो तेरी सही है। वहां गए, वहां फ्रॉड ही फ्रॉड, फ्रॉड ही फ्रॉड। बचपन जहन में आया कि यार ये बचपन में डैडी से भी बचाता होता था, मेरे ब्याह में मुझे वो भी खिलाता था, मेरे वो भी काम आता था। आज अब वो ये जमाना आया कि मैं इसके फ्रॉड लोगों को बताऊंगा। क्या बता देना चाहिए? पहले पुराने पैसे पूरे करते हैं, वापस करते मुश्किल हो जाता है सर। क्या कहेगा यार, कोई दोस्ती यारी का लिहाज होता है। भूल गया, क्या करेंगे? फिर इंटिमिडेशन, सम टाइम फिर लोग मेरे जैसे भी अनफॉर्चुनेटली होते हैं जो आप नौजवानों को डरा धमका देते हैं, देख लो मेरी नौकरी गई। जानते ना फिर मेरे ताल्लुकात कहाँ तक है। ये भी होता है, धमकियां, धोम्स। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब सेल्फ इंटरेस्ट अगर निकल भी आए, फिर इंसान को मजबूर कर दिया जाता है तो आपके पीछे खड़ा हो गया, चाहे उंगली से ही हो, क्या पता चलता है। तो दीज आर 5 एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, नहीं मतलब सही हेडिंग जरा बना लें, मतलब थोड़ी सी एक्सप्लेन करें कि एथिकल प्रिंसिपल्स पे अमल होना चाहिए। दीज आर 5 सॉर्ट ऑफ बैरियर्स जो एथिक्स और हमारे दरमियान मौजूद है। तो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त पहले ये क्या है जी, पहले सेल्फ इंटरेस्ट, इंसान का जाती मफाद सबसे बड़ा मसला। बाकी हम इल्जाम देते हैं माशरा खराब हो गया, वो हो गया, ये हो गया। असल मसला यहाँ है, जब सामने कुछ आता है तो इंसान भूल जाता है। देखी जाएगी, पहली लाइन अंडरलाइन करें। सेल्फ इंटरेस्ट that may occur as a result of financial or other interests of the members or their immediate or close family में, इंसान का अपना मफाद या अपने बच्चों का, रिश्तेदारों का मफाद। समटाइम्स इंसान मेरी एज में आके खुद तो ब्राउन ब्रेड खाता है, वो डॉक्टर ने मना कर दिया होता है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों का क्या बनेगा, उनके बच्चों का क्या बनेगा, उनकी अगली नस्लों का क्या बनेगा, इसी चक्कर में लगा रहता है, लगा रहता है, लगा। ठीक है ना सर, मतलब अपना मफाद भी हो सकता है और अपने इमीडिएट या क्लोज फैमिली मेंबर्स का भी मफाद हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान एथिकल प्रिंसिपल्स को भूल जाता था। पिछला पेज देखा था, इब्राहिम पिछले पेज पे ही है। ये इब्राहिम को बेचारे को क्या मसला हुआ? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। आ जाए वापस। सच फाइनेंशियल इंटरेस्ट माइट कॉज मेंबर टू बी रिलक्टेंट। आप एकदम रिलक्टेंट हो गए थे, ऑनेस्टली बात, मतलब इंसान के अंदर ही है, अपना जाती मफाद जाते हुए जरा एक दिन में रुकता है, तो रिलक्टेंट टू टेक एक्शंस दैट वुड बी अगेंस्ट देयर ओन इंटरेस्ट। एक अकाउंटिंग एंट्री करने से क्या होता है, 100 बहाने ज़हन में आते हैं। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल्स के एंगल से अंडरलाइन करना है। 3 एग्जांपल्स लिखी हुई है सेल्फ इंटरेस्ट की, कहां कहां ये सेल्फ इंटरेस्ट आ सकता है। मतलब एक छोटी सी लिस्ट बनी हुई, डेफिनेटली एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं। नंबर 1, इंसेंटिव कंपनसेशन अरेंजमेंट्स, जो भी आई थी बात, ठीक है, बोनसेस। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, मुझे निकाल ना दिया जाए, मैं अगर अपने एम्प्लॉयर की बातें नहीं मानूंगा, एम्प्लॉयर का दिल कर रहा है कि जो लीज एग्रीमेंट हुआ है ये शॉर्ट टर्म लीज एग्रीमेंट इसलिए बना दिया जाए ताकि
लायबिलिटीज नजर ना आए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, राइट ऑफ यूज एसेट की तरह एंट्री होगा। अगर आपकी फॉर एग्जांपल पहले ही गियरिंग रेशियो ज्यादा है तो राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट करने से लायबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। तो फिर ये भी तो हो सकता है कि लीज एग्रीमेंट को शॉर्ट टर्म लीज क्लासिफाई कर लिया जाए, उससे क्या होता है फिर एसेट लायबिलिटी वगैरह नजर नहीं आती, सिर्फ एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। तो क्या शॉर्ट टर्म लीज अपनी मर्जी से क्लासिफाई कर रहे हैं या क्राइटेरिया है उसका? लेकिन इंसान ऐसे कर सकता है। एम्प्लॉयर ने क्या भाईजान ये देख लें, वरना फिर और बड़े अकाउंटेंट मौजूद है, आप नहीं तो और है। नैन लिखा कमर्शियल प्रेशर, सर ये बड़े मसले हैं सर। इंसान दोस्तियां यारियां जो होती हैं इधर उधर से जो प्रेशर है, फॉर एग्जांपल जिंदगी में कभी ख्याल आ ही गया है, लेकिन उस वक्त जब ख्याल आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास मर्सिडीज है, बच्चे भी यूज है मर्सिडीज में फिरने टुरने के, स्विट्जरलैंड की छुट्टियां गुजारने के। अचानक किसी दिन ख्याल आया कि यार ये तो मैं पता नहीं कैसे पैसे इकट्ठे करी जा रहा हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ा मसला कहाँ है? बच्चों ने भी कहना है कि भाई ऐसी भी थोड़ी उम्र जाकर बदलना है, तुम लोग की जल्दी है तो एक नहीं बदलने देंगे। क्यों नहीं बदलने देंगे सर? कमर्शियल प्रेशर्स। आप हो सकता है खुद कह दें ठीक है यार इससे क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी आर्जी है, गाड़ी गाड़ी है, छोटी हो बड़ी हो। लेकिन आप जिस नतीजे पहुंचे जिस उम्र में, लोगों को भी शायद टाइम लग जाए और आपको भी हो सकता है वहां तक ना आने दिया जाए। ठीक है सर, नहीं बात समझ आती? मेरी बातें अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं आती, वैसे वैसे क्लियर। तो पहला क्या सर एग्जांपल में? इंसेंटिव कंपनसेशन प्लान्स, कमर्शियल प्रेशर्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब दोस्त यार, फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ आप रॉयल पाम में जाके गोल्फ खेलते हैं, ये खतरा भी होगा कहीं मेरे दोस्त ना छोड़ जाए। अगर मैंने कोई अकल वाली बात की इनके सामने जाके तो कहीं मुझे दोनों हाथों से शुरू ही ना हो जाए। वो तो शायद शुरू ना हो, लेकिन मेरे दोस्त ना छूट जाएं, मेरा सोशल सर्कल महदूद ना हो जाए, मेरा क्या बनेगा? अल्लाह मालिक। जी सर, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जरा रिवाइज कर। इसमें याद करने वाली चीजें सर क्या है? पहली दो लाइनें और एग्जांपल्स पे अगर एक नजर पड़ जाए और मेन मेन वर्ड्स बता देंगे। पूरा पढ़ दे, पूरा पढ़। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, चलो सेल्फ रिव्यू थ्रेट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से है। सेल्फ रिव्यू का मतलब रिव्यू किसे वैसे कहता है? एक चीज हुई है उसको रिव्यू करना। अगर फॉर एग्जांपल कभी इंसान ने कोई काम किया और बाद में उसे देख के उसे लगे कि गलत है, तो क्या उसे एक्नॉलेज कर लेना चाहिए? लेकिन फॉर एग्जांपल 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, आपने एज एन सीएफओ या एज एन ऑडिटर बनाई या ऑडिट की, पब्लिश हो गई। 2022 में जाके पता चला कि 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एरर्स रह गए। किस साल पता चला? तब आइए सेट जेल में लगा, आइए सेट लगेगा रेट्रोस्पेक्टिवली। अब लेकिन जब रेट्रोस्पेक्टिवली आप एडजस्टमेंट करते हैं तो फिर कंपैरेटिव पे रीस्टेट भी लिखते हैं, सारी लिखते हैं सर, और फिर डिस्क्लोजर्स में जाके उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, अब जरा फॉर एग्जांपल असूलन तो ये काम कर देना चाहिए, लेकिन अगर आप ये काम करेंगे तो लोगों का इंप्रेशन आपके बारे में क्या होगा? पहले केयरलेसली काम किए और बाद में उस वक्त पता चलता नहीं है, बाद में गलतियां ठीक करते रहते हमने, तभी आपको भी पता। तो इसका फिर इसकी वजह से समटाइम ये भी हो सकता है कि आप कहें यार छोड़ो गलतियां, लोग क्या कहेंगे, रहने देता हूँ, किसी को क्या पता, इंसल्ट हो सकती है। क्यों? कि काम देख के नहीं करते। तो अब इस खौफ से कि लोग क्या कहेंगे, अगर आपने ये करेक्शन ना की तो आप किस थ्रेट में आ गए? सेल्फ रिव्यू थ्रेट में। अपना कोई काम किया, खुदा ना खास्ता गलती हो गई, बाद में अगर पता भी चल गई और आप उसको ठीक नहीं कर रहे,
तो फिर जिस थ्रेड की वजह से आप ठीक नहीं कर रहे उसे क्या बोला जाता है? सेल्फ रिव्यू नहीं कर रहे। और अगर कर ले तो किस थ्रेड को आपने क्रॉस कर दिया? सेल्फ रिव्यू थ्रेड को आपने ब्रिज कर दिया, मतलब आपने उसे अपने रास्ते में रिकवर्ड बनने नहीं दिया। गलती इंसान से हो जाती है सर, क्या उसे मान लेना चाहिए सर? और अगर फॉर एग्जांपल लोग कुछ कहें भी तो इट शुड बी इग्नोर, कर देनी चाहिए इग्नोर। लेकिन अगर इस वजह से आप रुक रहे हैं कि यार रहने देता हूँ, इंसल्ट होगी वगैरह वगैरह, तो आप फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेट में आ गए हैं और देयरफॉर आप एथिक्स पे सही अमल नहीं कर रहे। अब ये मेरी बात जरा ज़हन में रख के जरा एक दो लाइनें पढ़ना। सेल्फ रिव्यू थ्रेट occur when a previous judgment needs to be re-evaluated by members responsible for that judgment। ये कोई और नहीं कर रहा, कौन रिव्यू कर रहा है? प्रीवियस जजमेंट नीड्स टू be re-evaluated by member रिस्पॉन्स, जिसने वो जजमेंट ली थी अब उसी को अपनी जजमेंट री-इवेल्युएट करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखो, where a member has been involved in maintaining the accounting records। फॉर एग्जांपल आपको किसी क्लाइंट से असाइनमेंट मिली थी कि आप उसे जर्नल, लेजर और ट्रायल बना के दें, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हुए कुछ गलतियां हो गई हैं, तो उनकी बेस पे अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, ये ठीक है, जर्नल, लेजर, ट्रायल, ट्रायल से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, तो अगर रिकॉर्ड्स में गलती होगी तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आ जाएगी? अगर सेल गलत रिकॉर्ड हुई भी है तब सेल भी गलत हो जाएगी। तब अपने ही रिकॉर्ड्स की बेस पे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मसला नजर आ गया है, तो आप शायद अनविलिंग होंगे ये मानने को कि मेरे रिकॉर्ड्स में मसला है। अगर मेरे रिकॉर्ड्स में मसला है तो असूलन क्या करना चाहिए? उन रिकॉर्ड्स को ठीक करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर पहले रिकॉर्ड्स ही गलत होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी गलत है, और आप ये नहीं मान रहे कि हमारे रिकॉर्ड्स गलत है, अपने काम को सही करने को तैयार नहीं है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ रिव्यू। क्या बनाया? दोबारा पता पड़ा एग्जांपल। आप किस चीज में इन्वॉल्व थे? नहीं, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ही मे बी अनविलिंग टू फाइंड फॉल्ट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिराइव्ड फ्रॉम दोस रिकॉर्ड्स। सही? आप किस चीज में फिर अनविलिंग होंगे कि अपनी गलतियां माने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो उन रिकॉर्ड्स की बेस पर बनी। एक जरा एग्जांपल और लिखना है, ये ऊपर ब्रैकेट में लिखना है। आजकल जरा ये भी एक कॉन्सेप्ट बना हुआ कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी ये अकाउंटिंग फर्म्स जो है ये बेचती हैं क्लाइंट्स को। तो आईटी सिस्टम sold by a firm of chartered accountants has bugs। bugs क्या होते हैं? सही कोडिंग नहीं हुई, कमांड दी जाती है फॉर एग्जांपल कि बैलेंस शीट निकल आती कैश फ्लो, तो बग्स। तो आपने एक सॉफ्टवेयर बेचा, उसमें गलतियां हैं, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलप करके आपने बेचा, उसमें बग्स हैं। बग्स समझ आ जाएगा? उसमें मिस्टेक्स हैं, कोडिंग एरर्स हैं। अब उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत निकलती हैं, तो क्या आपको मान लेना चाहिए कि मेरा सिस्टम ही प्रोवाइडेड गलत है, या एम्प्लॉय या उस क्लाइंट के एम्प्लॉइज पे इल्जाम देना शुरू कर देना चाहिए कि इन्हें हैंडल ही करना नहीं आता? फिर अपनी गलती छुपाने का इंसान इधर भी तो जाता है, यही गलत है, यही गलत है, इन्हें पता ही नहीं है, दिखाएं मैं करके दिखाता हूँ। अगर गलती पता चल जाए तो मैंने एक और दो एग्जांपल्स हो गई हैं। एक किस चीज की एग्जांपल है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है, या आईटी सिस्टम जो आपने प्रोवाइड किया उसमें ही बग्स मौजूद। एक नजर पढ़ने भी, बाकी उसके आगे जरूरत नहीं। मेन इसमें सेंटेंस पहला वाला पढ़ देंगे जरा? नहीं, मतलब मेन सेंटेंस, previous judgment needs to be evaluated by member responsible for that judgment। दो तीन दफा बोलना जरा। जाने स्टूडेंट साथ है? एडवोकेसी थ्रेड से, एडवोकेसी थ्रेड क्या होती है? पढ़े एक लाइन।
A chartered accountant in business may often need to promote the organization position by providing financial information. For example, a company ने अगर लोन लेना हो, एक मिनट एग्जांपल सुन लो पहले। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी ने लोन लेना किसी बैंक से, तो बैंक्स वाले ये डिमांड करते हैं कि आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दें फ्यूचर की, जिसमें हमें ये बताएं कि आप इन पैसों से करेंगे क्या, और इन पैसों से फिर आप कितना रेवेन्यू और कितने एक्सपेंसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें या लॉस एक्सपेक्ट करें, ये बताएं। एक फोरकास्टेड फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का कॉन्सेप्ट होता है। तो मेजर अगर आप लोन लें तो आपका लोन देने वाला पहले क्या डिमांड करता है कि फ्यूचर की फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दी जाएं। अब क्लाइंट अगर कोई कंपनी है, उसने फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप जैसे अकाउंटेंट से बनवानी है। अब असूलन तो जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी चाहिए वो रियलिस्टिक पिक्चर ज़हन में रख के बनानी चाहिए कि लोन आएगा, हम ये फॉर एग्जांपल मशीनरी लगाएंगे, इस तरह फैक्ट्री बनाएंगे, उससे ये गुड्स बिकेंगी, उससे ये एक्सपेंसेस होंगे। जो रियलिस्टिक पोजीशन प्रॉफिट या लॉस की बनती है वो आपको दिखा देनी चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लॉसेज आप दिखा देंगे बैंक को, तो डेफिनेटली बैंक लोन नहीं देगा। तो असूलन तो वही पिक्चर दिखानी चाहिए जो हकीकत है। लेकिन अब आपने क्योंकि अपने क्लाइंट को बैंक से लोन लेके देना है, देयरफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ऐसी बैंक को दिखाएंगे कि आंसू नहीं तो कम से कम हंसी जरूर निकल आए। यार ये इतने अरसे बाद क्लाइंट आए, ये तो बहुत पहले आना चाहिए था, इतने प्रॉफिट। तो ये जो हम क्लाइंट की पोजीशन को बैंक के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या इसे रियलिस्टिकली प्रेजेंट होना चाहिए? और अगर हम सही नहीं कर रहे तो बेसिकली कौन सी थ्रेट अब है? मतलब एडवोकेट मींस क्या होता है? वकील जो है वो क्या कर रहा होता है? अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कोर्ट में जाकर। तो इसी तरह अगर हमने फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्यूचर के बना के दी हैं क्लाइंट के बिहाफ पे और जो बैंक के सामने जानी है, तो हमारी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगी? किसके सामने? क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेंगे बैंक के सामने। तो एज लॉन्ग एज इसमें कोई मसला नहीं है कि कोई हमने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो फिर तो एडवोकेसी का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम अपने क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो हम किस थ्रेट में आ जाएंगे? हम एडवोकेसी थ्रेट में। अब जरा पढ़ें जरा सेंटेंस। A chartered accountant in business may often need to promote the organization position by providing financial information. अब समझ आ रहा है सेंटेंस? As long as, next sentence बड़ा अच्छा, as long as information provided is neither false nor misleading, such action would not create a, मसला समय कब है? जब गलत या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आप देंगे फिर इस वक्त मसला। और अगर आप गलत या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, सही इंफॉर्मेशन दे रहे, तो फिर किसी को रिप्रेजेंट करने में कोई इशू नहीं है, किसी के सही वकील बनने में कोई इशू नहीं है। गलत वकील, गलत रिप्रेजेंट करना इशू। तो एज लॉन्ग एज क्या हो जाए, पढ़ते हैं। As long as information provided is neither क्या और neither क्या, तो इससे सेल्फ इससे सॉरी एडवोकेसी थ्रेट नहीं क्रिएट होती। एडवोकेसी थ्रेट कब क्रिएट होगी? जब हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कोई फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। जी ठीक है सर। कितनी होगी सर थ्रेट्स? कौन कौन से होगी सर? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी। कौन सी दो रह गई हैं? फेमिलियरिटी एंड इंटीमेशन। आज फेमिलियरिटी पढ़ें। Familiarity threat occurs when, because of close relationship, member become sympathetic. Means क्या होता है? क्या हमदर्दी गलत कैरेक्टरिस्टिक है? लेकिन एक वर्ड उसके साथ लगा है टू सिंपैथेटिक, तो ज्यादा ही सिंपैथेटिक होना भी गलत है। टू मच जिसे हम कहते हैं। हमदर्द होना तो ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हमदर्दी, और वो भी खास तौर पर उस वक्त जब कोई अपना सामने आ जाए, तो सेल्फ सॉरी फेमिलियरिटी थ्रेट कहलाता है। अभी आज एक एग्जांपल, मतलब यहाँ समझ आ गई। टू सिंपैथेटिक, टू सिंपैथेटिक मींस हद से ज्यादा हमदर्दी। एग्जांपल ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट मे कॉज फेमिलियरिटी थ्रेट। नंबर 1, पूरा पढ़ लें लेकिन इसमें अंडरलाइन करें, ढूंढ के जरा। इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर। अगर आप किसी ऐसे एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय हैं
जो आपका क्लोज फैमिली मेंबर, तो बाकी सेल्फ इंटरेस्ट वगैरह अगर आप साइड पे रख भी दें तो पुराने ताल्लुकात, रिश्तेदारों के ताल्लुकात, दोस्तियां, यारियां, इन चीज़ों की वजह से भी इंसान बहुत से कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाता है। मिल गया बट इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर्स मिल गए? मिल गया सर। देन वो कहता है लॉन्ग एसोसिएशन विद बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। अब कोई रिश्तेदारियां जरूरी भी नहीं, अगर किसी के साथ आप 10-20 साल पुराना कॉन्टैक्ट हो गया, लॉन्ग एसोसिएशन, किसी कंपनी का ऑडिट, वैसे तो मेरा ख्याल एक लिमिट आ गई हुई है, लेकिन वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए कि 5 साल बाद, सीरा में पड़ा होगा शायद आपने, 5 साल बाद शायद पार्टनर रोटेट हो जाना चाहिए, लेकिन वो लिस्टेड कंपनीज के लिए। अदरवाइज अगर कोई प्राइवेट कंपनी तो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आप ऑडिट करते जा रहे हैं, साल जाते हैं आते हैं, तो दोस्तियां जारियां डेवलप हो ही जाती हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान फिर रिलक्टेंट हो जाता है कि अगर कोई मेल प्रैक्टिस हो भी रही है, पता भी चल गया है, तो उसे एक्सप्लेन करना, किसको डिस्क्लोज करना, इंसान को बुरा लगना शुरू हो जाता है। उसने तब भी खाना खिलाया, वहां भी लेके गया, वहां भी लेके गया, घर से पिक एंड ड्रॉप भी देता था, क्या फर्क पड़ता है अगर एक दो दफा इंसान थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर ले। थर्ड आ गया सर, एक्सेप्टेंस ऑफ अ गिफ्ट। तोहफे तोहफे देने चाहिए सर, लेकिन तोहफे तोहफे से भी जान पहचान बढ़ जाती है। और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या है? जब आप किसी कंपनी में ऑडिट करने जाते हैं ना, तो आप नौजवानों को बड़ा नॉर्मली गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। हालांकि उस वक्त हम होते बस इसी तरह के ही हैं, लेकिन कभी सीएफओ आ जाता है हमारे कमरे में ऐसे ही, कभी डायरेक्टर साहब भी आ जाते हैं, कभी हमें कहा जाता है कि सर आपको घर से पिक एंड ड्रॉप दे देंगे, कभी फैक्ट्री का विजिट करना है तो आपको एग्जेक्टिव रूम्स में ठहराया जाता है, वगैरह वगैरह। तो अगर कोई शख्स आपके साथ इस तरह कर्टेसी से बिहेव कर रहा हो, तो फिर उसका इतना तो बनता है कि जब वक्त आए तो शायद आप भी इग्नोर करें। कभी रात को लेट से नहीं हो जाए, तो कभी किसी रेस्टोरेंट में आपसे बल्कि पूछता है सर कहाँ चलें आज, आज कहाँ चलें, आज कहाँ चलें, फिर ऐसा ऐसा इंसान जानबूझ के जरा लेट की तरफ आ जाता है। फिर सुबह लेट आता है, जाके जाके रात को तक बैठ के आराम से काम किया जा सके, वगैरह वगैरह। नहीं मेरे छोड़ो, मैं तो वैसे ही नहीं, मतलब अब यहाँ क्या कह रहा है कि ये 3 चीजों से क्या होता है, कौन से क्या चीज हो जाती है जिसे थ्रेट्स आ जाते हैं? अगर इमीडिएटली या क्लोज फैमिली मेंबर है, ये लॉन्ग एसोसिएशन है, ये एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट है, इससे होगा क्या? नहीं, इससे फेमिलियरिटी हो जाएगी, फेमिलियरिटी हो जाएगी, और जान पहचान से इंसान रिलक्टेंट हो जाएगा कि अगर उसे मेल प्रैक्टिसेस मिल भी रही हैं तो उसे आइडेंटिफाई ना करे। लेकिन इसमें सेंटेंस बड़ा एंड में बड़ा बेहतरीन लिखा हुआ, वो कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ अ गिफ्ट और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अनलेस द वैल्यू इज क्लियरली इनसिग्निफिकेंट। मतलब कहता है छोटे छोटे जो गिफ्ट्स है ना, ये उम्मीद है कि आपको आप नौजवानों से कि छोटे मोटे तोहफे, बर्गर, पिज्जा, इस कॉस्ट पे आप नहीं कि इंशाल्लाह बिकेंगे। नहीं, ये बात ये कर रहा कि मतलब अनलेस का मीनिंग क्या आ गया? उससे पहले क्या कहा, वैसे शुरू में क्या कहा? ये गिफ्ट, शायद मेरा ख्याल है वही कह रहा है कि गिफ्ट्स लेने से, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट से जान पहचान हो जाती है, देयरफॉर अवॉइड करें शायद। लेकिन अगर वो कहते हैं इनकी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट सी हो, तो फिर मेरा हमारा ख्याल ये है कि नौजवान इंशाल्लाह नहीं फिसलेंगे, मतलब गिफ्ट अगर दे भी लेंगे तो मौका जब आएगा तो इंशाल्लाह सच बोलने से नहीं रुकेंगे। ठीक है, मीन्स हमारी प्राइस जो है वो कहता है तो कुछ रीजनेबल जरूर होगी। नहीं, मेरा ख्याल है ये इसका मीनिंग है। अब पढ़ के देखें, मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर इनसिग्निफिकेंट हो ठीक है, मतलब किसी ने अगर आपको पिक एंड ड्रॉप गाड़ी पे दे दी है, या आपके घर के सामने से आपको उठा के लेके जा रहा है, नहीं मतलब बिठा के लेके जा रहा है, ऑफिस से लेके जा रहा है, तो ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन शायद ये आपकी सच्चाई की कॉस्ट नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं, आप हेलीकॉप्टर्स पर अलहमदुलिल्लाह बैठते बैठते जाते बैठते। दीज आर 3 एग्जांपल्स। अब जरा एक सेकंड इसे कंक्लूड करना सर। फेमिलियरिटी थ्रेट अकर्स कब अकर हो जाती है? जब इंसान टू सिंपैथेटिक हो जाता है। पहली बात तो ये टू सिंपैथेटिक वर्ड अच्छा, तो ये हो कब जाता है या कैसे कैसे ये फेमिलियरिटी बन जाती है? तो इमीडिएट या क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, फिर लॉन्ग एसोसिएशन विद द बिजनेस है, एक्सेप्टेंस और गिफ्ट और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट समझ गए कि आपको प्रेफरेंस दी जा रही किसी पे, तो अच्छा लगता है अगर आपको किसी पे प्रेफरेंस दी जाए, अच्छा लगता है इंसान। लास्ट इंटिमिडेशन मीन्स होता है खौफजदा करना, डराना, धमकाना,
धमकियां देना। तो अगर वैसे कहीं काम ना चल रहा हो तो फिर लोग क्या करते हैं, अपना काम निकालने के लिए आपको डरा धमकाते भी, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं। नहीं मतलब वो भी हो सकता है, दूसरा भी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है। मसलन आपने आपने कहा जी नहीं मैं नहीं, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट जायज है, मैं नहीं, मैं सच ही बोल रहा हूँ, फेमिलियरिटी भी कोई इशू नहीं, अल्लाह मालिक है, कोई मसला नहीं, मैंने कौन सा किसी से कभी अनड्यू बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो इंसान पहुंच जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं और कॉल आ जाएगी मोबाइल पे अननोन नंबर से, सर आपके बच्चे जो हैं हमें पता है कि स्कूल में आजकल जा रहे हैं, तो क्या ख्याल आता है, कल ऑडिट रिपोर्ट साइन हो जाएगी या नहीं? नहीं मतलब नहीं कॉल पे उसने कहा किसी किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी का फोन आ गया, आप उसके फॉर एग्जांपल कंपनी में एम्प्लॉई हैं या ऑडिटर हैं, किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन का फोन आ गया, उसने आपसे कहा सर फिर देख लें, सर भी कहा है देख भी लें, लेकिन शायद सब कुछ छुपा हुआ है सर ठीक है। The intimidation threat occurs when members' conduct is influenced by fear of threat. नहीं बात समझ गए please? Yes. For example, when he encounters an aggressive, ये भी इधर underline करूँगा, aggressive and dominating individual at the client or his employer. Sometimes कुछ लोगों का attitude भी ऐसा तो बड़े सख्त मजाज किस्म के होते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल अभी एक जूनियर है, एसी हैं आप फाइनेंस मैनेजर या अकाउंट्स मैनेजर है, और आपका जो बॉस है बड़ा गुस्से वाला है, बड़े सख्ती से बात करता है, तो एक शरीफ आदमी जो होता है समटाइम्स ऐसे लोगों से अवॉइड करता है कि यार ये क्या बंदा है, तो उसी यार बार बार आता है ऐसे कहता रहता है जान छुड़ाओ इससे, तो बंदा इस चक्कर में भी समटाइम पड़ जाता है। तो क्या जान छुड़ाने के लिए देखी जाएगी? मेरी बात है, सिर्फ एक कान सुननी है, एवेल्युएट करनी है, अगर ना माने दिल तो फौरन बाहर निकाल, ठीक है ना, मतलब बीच में एक रफ्स का मैंने इजाफा किया, अकलमंद लोग है सर। तो मेंबर्स कंडक्ट इन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, क्या हो जाएगा, फियर या थ्रेट अगर हो जाए तो आप किस थ्रेट में आते, अगर फॉर एग्जांपल इस खौफ से डर के आप एथिकल प्रिंसिपल छोड़ दें तो यू आर अंडर इंटिमिडेशन थ्रेट। एग्जांपल ऑफ सर्कमस्टांसेस क्या हो सकती हैं जी, दो ढूंढे थे, थ्रेट ओवर डिसमिसल, रिप्लेसमेंट, या तो निकाल देंगे, या फॉर एग्जांपल आप दुबई में हैं, किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, दुबई में अच्छा वाला सेट है, आपको खौफ हो गया कि इन्होंने मेरे दुबई से इथोपिया ट्रांसफर कर देना, रिप्लेसमेंट, निकालेंगे तो नहीं, लेकिन इथोपिया ना कहीं भेज दें, वहां जगह खाली है ओवर डिसएग्रीमेंट, तो रहने देता हूँ, क्या मसला है, कोई मसला नहीं, मान लेता हूँ, दुबई से ना कहाँ जाऊंगा मैं, कैसे जिंदगी गुजारूंगा इथोपिया में। या दूसरी, डोमिनेंट पर्सनैलिटी अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये अंडरलाइन करना था, थ्रेट ऑफ डिसमिसल या रिप्लेसमेंट, ये मतलब ये किस चीज की एग्जांपल्स आ रही हैं, कैसे डराया धमकाया जाता है, निकाल देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, एसडीओ बना देंगे, शायद ये भी होता है ये सरकारी महकमों में, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, मतलब इसको ड्यूटी कोई नहीं होती, बस वो घर ही होता है, नहीं सॉरी एसडीओ नहीं, ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होती है, इसका मतलब होता है कि बस घर बैठे हैं आप, आपकी जरूरत नहीं है। या कोई डोमिनेंट पर्सन है जो आपसे जरा गुस्से में आके आपको जरा जोर जबरदस्ती करवा के आपसे काम निकलवा रहा है, कर दो एंट्री, कर दो एंट्री, नहीं आप तो कह देंगे सीधा मैं नहीं करनी, और ऊंची बोलोगे तो मैंने और नहीं करनी, ठीक है, ये सर रिवाइज करना था तुम्हें। हाँ जी, दोनों चीजें, एक है मेरी सैलरी का क्या बनेगा, और दूसरा ये है कि मतलब मेरे पैसे चले जाएंगे, मतलब ये नहीं, तो आप अपनी मर्जी से अपने पैसों के लिए आप कोई कंप्रोमाइज कर लें, एक ये है कि पैसों की खातिर नहीं,
अपने इंटरेस्ट की वजह से नहीं, धमकी के अंडर आके आप एथिक्स को छोड़ रहे तो, बल्कि सब में अगर कॉमन देखें तो सब में अपना मफाद है। वैसे सेल्फ रिव्यू से भी इंसान क्यों डरता है कि लोग मुझे कुछ कहे ना, एडवोकेसी भी गलत क्यों कर रहे होंगे आप, ताकि मेरा क्लाइंट ना मेरे से चला जाए, ठीक है, मेरी फीस आती रहे। इंटिमिडेशन ठीक है वक्ती तौर पे, उस डर धमकी से भी अल्टीमेटली आपका क्या मफाद होगा, तो या तो मुझे कोई फिजिकल मतलब प्रॉब्लम ना हो, या मेंटल ना हो, या एट द एंड ऑफ द डे पैसों का ना हो। तो मीन्स एक ही चीज शायद मेन असल सेल्फ इंटरेस्ट की है, उसको थोड़ा थोड़ा अदरवाइज एक्सप्लेन किया हुआ। फेमिलियरिटी भी जितनी मर्जी हम कहते हैं दोस्ती यारी, अब आखिर दोस्तों को क्यों नहीं छोड़ सकते हम? नहीं नहीं, मेंटेलिटी नहीं, एट द एंड ऑफ द डे यही है कि दोस्त से कोई मफाद ही होता है। अगर दोस्त से कोई मफाद ना हो, हमने हमें क्या क्या फायदा? सोचें जरा, पढ़ते पढ़ते सोचें, दोस्तों को छोड़ के हमें क्या नुकसान है? चलें ठीक है। ये जरा जी सर, ओके। क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने यहाँ तक? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कौन से 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, एनडीयू के कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। 5 थ्रेड्स क्या पढ़ा? जैन सर एक मिनट आए, पेज नंबर 359 का। अब यहाँ तक 2 बातें क्या हो गई? नंबर 1 एथिक्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल एथिक्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल एथिक्स पढ़ के पता ये चला कि यार ये तो अमल करने वाली चीज है, कोई इशू तो है नहीं। फिर ये पढ़ा कि आखिर मसला क्या, फिर लोग अमल क्यों नहीं करते, वो थ्रेट्स। अब नेक्स्ट पहले हम पढ़ने लगे हैं पेज नंबर 359 पे कि अगर ये कभी थ्रेट्स आ जाएं तो फिर करें क्या? एथिक्स पे अमल तो करना चाहते हैं, रुकावटें आ गई हैं, मसला आ गया, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है? तो वो आई क्या हेडिंग ढूंढनी है 59 पे, एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज और माइट बी डिसमिस्ड। आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई है जो आपके ख्याल में या तो मिसलीडिंग है या आपके ख्याल में हो सकती है, दैट इज मिसलीडिंग या दैट माइट बी। आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन नजर आ गई है जो या तो मिसलीडिंग है, आप कंफर्म है, और या आपका ख्याल है कि हो सकती है, तो अब क्या करें? अब समझिए प्लीज, मतलब क्या डिस्कस होने लगा, जरा अपना एक सेंटेंस बता दो। मतलब अब हम व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन, करें क्या? When the chartered accountant knows or has reason to believe that the information with which the accountant is associated is misleading, the accountant should appropriate actions to seek to resolve the matter, including। अब कुछ स्टेप्स आ रहे हैं, इन स्टेप्स पे आई कैप आपको चाहता है कि आप अमल दरामद करें अगर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आ जाए। सबसे पहला काम, discussing concerns that information is misleading with the chartered accountant superior or appropriate level of management और those charged with governance। पहला काम जो अपने एज एन अकाउंटेंट करना वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप सीनियर मोस्ट अकाउंटेंट नहीं है, आप अभी मैनेजर लेवल पे हैं, तो कोई सीएफओ ढूंढें और उससे डिस्कस करें कि सर ये क्या हो रहा है, या और डायरेक्टर्स के पास जाएं, उनसे उनको बताएं सर ये क्या हो रहा है, ये क्या सेल के साथ हो जा रहा है, सेल हुई नहीं, ये हुई जा रही है। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जो लोग ऑडिट पढ़ रहे हैं वो शायद इस टर्म से फेमिलियर होंगे, पढ़ रहे हैं ऑडिट, ये मेरे ख्याल हाईएस्ट लेवल को कहते हैं, सुपरविजन जो कर रहे होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शायद 2 तरह के लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये सुपरवाइजर जो होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स,
ये उनके लिए वर्ड होता है दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब ये हाईएस्ट लेवल है। या आप इसे इस तरह समझ लें, सीईओ जो लेवल होता है, सबसे पहला हो गया सीएफओ, फिर डायरेक्टर्स, और फिर फाइनली सीईओ लेवल या हाईएस्ट लेवल, जो लोग सुपरवाइज कर रहे हैं वो कंपनी को। तो अपना ये कंसर्न किसके पास लेके जाए? अपने सुपरवाइजर अगर कोई है, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, और या फिर अल्टीमेटली दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दोज चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है सर। अपने लफ्जों में बता दें पहला काम आपने क्या करना। अगर कोई ऐसा मसला हुआ है जो आप समझते हैं कि मिसलीडिंग है, तो आप इससे पहले डिस्कस करें और उनसे रिक्वेस्ट करें, फोर्थ लाइन होना, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो इस मामले में कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लें ताकि ये मसला हल हो। मुझे रात को नींद नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेरे सामने आ गई हैं, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई हूँ, मैंने सारी जिंदगी एथिक्स पढ़ते पढ़ते गुजारी है, सुनते सुनते गुजारी है, मेरे सामने ये हो रहा है, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, इसको मसले को हल करें। ठीक है, मतलब और मतलब अब आगे बढ़े और एक्शंस में क्या लेना है। सच एक्शंस माइट इंक्लूड, अब एक्शन क्या हो सकते हैं? हैविंग द इंफॉर्मेशन करेक्टेड, उन्हें कहा जाए कि इंफॉर्मेशन करेक्ट करें। इफ द इंफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्लोज्ड टू इंटेंडेड यूजर्स, अगर फॉर एग्जांपल आपको पिछले साल के बारे में ये पता चला कि पिछले सालों में ये गलतियां हुई हैं, तो फिर शेयर होल्डर्स को भी इन्फॉर्म करें। मतलब आप ये क्या कर रहे हैं? आपको अगर ये प्रॉब्लम मिल रही है तो आप क्या कर रहे हैं? आप सुपीरियर्स के पास जा रहे हैं, डायरेक्टर्स के पास जा रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट डोज गवर्नेंस के पास जा रहे हैं और उनको सजेस्ट करें कि एक्शंस लें। एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर एक, इसे करेक्ट करें, और अगर ये इंफॉर्मेशन लोगों तक ऑलरेडी डिस्क्लोज हो गई है, उनको प्रेजेंट हो चुकी है पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो फिर करेक्ट करने का मतलब ये भी होगा कि उन्हें इन्फॉर्म भी करें ये गलतियां होती रही। तो ये आप किसको सजेस्ट कर रहे हैं? नहीं, मतलब आप सजेशन दे रहे हैं। नंबर वन सजेशन क्या दे रहे हैं कि इसे सही करें, और इसे सही करने के साथ साथ अगर ये ऑलरेडी शेयर यूजर तक पहुंच गई हुई है, शेयर होल्डर तक पहुंच गई हुई है, तो उनको इन्फॉर्म भी करें। एक नजर पढ़ लें, मेरी बात समझ आ रही है या मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं? और ये अपने लफ्जों में बोले जरा, पॉइंट वन। ये कौन किसको क्या सजेशंस दे रहे हैं? आप लोग मैनेजमेंट को ये सजेशन दे रहे हैं कि किस किस तरह के एक्शंस लिए जा सकते हैं, लेने चाहिए। नंबर एक, कौन सा एक्शन लेना चाहिए? कि इंफॉर्मेशन ठीक करें। इफ द इंफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्लोज्ड टू इंटरनेट यूजर्स, तो अब फिर उन्हें इन्फॉर्म भी करें। अब अगर ये नहीं कि बस अपने पास इंटरनल रिकॉर्ड्स में कर रहे हैं, जो उनके पास गलत इंफॉर्मेशन गई है उनको भी बताएं कि उनके पास गलत चीज आई। तो इस वक्त हम पढ़ क्या रहे हैं जी? एक्शन ध्यान में रखना, आपने एड्रेसिंग हो रही है, इंफॉर्मेशन मिल गई आपको जो गलत है, उसको एड्रेस कैसे करना। तो पहला काम क्या हो गया कि आप डिस्कस करें अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। नंबर टू, कंसल्टिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो बड़ी खासतौर पर मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उन्होंने अपने एथिकल डिपार्टमेंट्स भी समटाइम बनाए होते हैं। हमारे लिए बातें अजीब अजीब होती हैं, लेकिन ये भी एक रियलिटी है। और उसी को ना एक ब्रैकेट में वर्ड पढ़े, विसल ब्लोइंग डिपार्टमेंट्स भी कहते हैं। चौकीदार आपने कभी देखा तो नहीं होगा, रात को आवाज उसकी सुनी होगी। चौकीदार बेचारा क्या करता है? उसके पास कोई गन नहीं होती। कभी अगर आप नोट करेंगे तो उसके पास गन कोई नहीं होती। वो सिर्फ ये बता रहा था कि मैं हूं, और अगर किसी ने कुछ किया तो मैंने पुलिस जाके बता देना। उसने खुद कुछ नहीं करना, वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है कि कोई अगर ऐसा वैसा काम हुआ तो मैं मौजूद हूँ, और मैंने देर को जाके रेलिवेंट लोगों को बुला लेना। उसके पास अगर आप कभी नोट करेंगे तो खुद करने का कोई बेचारे के पास काम नहीं है। वो बस सिर्फ फिर टू रहा होता है लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि कोई ना कोई जाग रहा है। बल्कि वो शायद हमारे जमाने बचपन में कहता भी होता है कि जागते रहें भाई हो, इस तरह भी कहता है। नहीं, वो तो हमने खुद लगा ली ना बात।
तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी कुछ एक डिपार्टमेंट बनाए होते हैं जिन लोगों का काम सिर्फ ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में आप सॉर्ट ऑफ कह लें मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, और जहां जहां उन्हें महसूस हो कि गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको लोगों को बताए बगैर मैनेजमेंट को बताना होता है। सॉर्ट ऑफ एक जासूस टाइप नहीं होता, लेकिन नेगेटिव सेंस में नहीं, एक पॉजिटिव सेंस में। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल आप अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहां कोई एथिकल डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं या विसल ब्लोइंग पॉलिसीज मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशन की अपनी, तो आप फिर एज एन अकाउंटेंट उन डिपार्टमेंट्स को जाके कंसल्ट करें और उनको बताएं कि ये कौन कौन सी मेल प्रैक्टिसेस हो रही हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला कौन सा होगा काम जी? इंटरनल ऑडिट भी आ जाएगा अभी वो आगे। डिस्कस करें कंसर्न्स अपने सुपीरियर्स मैनेजमेंट दो चार विद गवर्नेंस से, और कहाँ जाके, और फिर नंबर 2 कंसल्ट करें उन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर एग्जांपल किस लिए हैं, हाउ टू एड्रेस सच मैटर्स इंटरनली। मतलब मैनेजमेंट ने अगर अपनी पॉलिसी बनाई हुई तो देखिएगा नीचे, अगर मैनेजमेंट ने अपनी ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है कि इन मैटर्स को खुद से कैसे रिजॉल्व करना है या कोई डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, तो फिर उन डिपार्टमेंट्स में जाके अपना ये कंसर्न शो करें। फिलहाल आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो आपको चीज पता चली है वो आप अप्रोप्रिएट लोगों को बता रहे हैं इस उम्मीद पे कि ये मसला इंटरनली हल हो जाए। ठीक है, अब जरा करनी पढ़ना, और कोई कंफ्यूजन अगर है इसमें तो फर्दर डिस्कस कर लें। मैंने कुछ कोशिश की हुई इन पॉइंट्स में बोल्ड वर्ड्स, तो जरा देखें वो बोल्ड वर्ड से सेंस समझ आती है। जी जी, वही विसल ब्लोअर वही है सर, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में नहीं। एक दफा मैं इसी तरह की बात हो रही थी तो एक साहब ने मुझे ये कहा कि सर ये तो गीबत है। ये भी ऐसे ही होता है किसी की शिकायत लगाना, लेकिन पॉजिटिव सेंस में भी देखना चाहिए। नहीं, गीबत फिर वही जो अम्मी हमारी अब्बा जी को बता देती हैं, लेकिन वो जरूरी है, तो हाईली इंकरेजिंग है, वरना हमने भी बाज नहीं आना। ये बोल्ड वर्ड से समझ आता है? बता दें क्या क्या समझ आता है। नंबर 1 बोलना, ऊंची आवाज में बोलना, जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। देन वो कहता है सर इफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट टेकन अप्रोप्रिएट एक्शंस। आपने बड़ी कोशिश की, सबको कहा, हर जगह गए, लेकिन मसला हल ना हुआ। आपने कहा करेक्ट करें, इन्फॉर्म करें, आपकी बात किसी ने नहीं मानी, क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म? नो सर। नेक्स्ट आइटम आपसे कहता है इफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट टेकन अप्रोप्रिएट एक्शन। अच्छा, ये प्रोसीजर यही है, ये भी नहीं कि सीधे बाहर निकल रहा। सबसे पहले इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में कोशिश करें, मसला शायद हल हो ही जाए, दुआ भी करें। लेकिन अगर ये ना हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट माइट डिटरमिन दैट एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन has not taken appropriate action if the accountant continues to have reason to believe that the information is misleading. The following further actions may be appropriate provided that the accountant remains alert to the principle of, ये उसने क्यों कहा, remains alert to the principle of confidentiality। कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल वो ज़हन में रख के फिर बाहर जाए, मतलब मीन्स उसे अब वो सिर्फ तभी डिस्क्लोज कर सकता है अगर उसकी कोई लीगल या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन उसके पास है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आपने डिस्क्लोज नहीं करनी। लेकिन अगर ये लीगल या प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है तो फिर आपने डिस्क्लोज करनी है। कौन सा प्रिंसिपल ज़हन में रख के आगे बढ़ना उसमें। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल जो है ये ओवरराइड हो जाता है। कब हो जाता है? जब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है लीगल या प्रोफेशनल ड्यूटी को आपने डिस्क्लोज कर। ठीक है, तब आप क्या करें? सबसे पहले तो वो कहता है कि अपनी प्रोफेशनल बॉडी से कंसल्ट करें, आई कैप को फोन करें, उनसे कहें आपकी किताबों में पढ़ पढ़ के एथिक्स मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं
कि ये जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं हमारी कंपनी में ये ठीक नहीं है। आपने मुझे कहा कि मैं मैनेजमेंट के पास जाऊं, विसल ब्लोइंग पॉलिसीज फॉलो करूं, मैंने सब करनी है, कोई फायदा नहीं हुआ। आप हुक्म करें अब मैं क्या करूं। चांसेस ये हैं कि आपकी कॉल शायद कोई उठाए ना। अगली बात पे आ रहे हैं। इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर, वैसे इंटरनल शायद ऊपर ही होना चाहिए था, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर्स के नॉलेज में लाएं कि आप तो कम से कम क्वालिफाइड ओपिनियन दें। आगे बढ़े और इधर भी मसला मुश्किल ही हल है। फिर कोई लीगल एडवाइजर के पास जाएं, लॉयर के पास जाएं, उससे पूछें कानून के मुताबिक मेरी कोई और ड्यूटी तो नहीं कि मैं कोर्ट्स में जाके बताऊं कि ये जो फ्रॉड हो रहे हैं। वो लीगल एडवाइजर बेस्ट पोजीशन में होगा कि आपको बताए कि अब आपकी कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक और फर्दर क्या क्या जिम्मेदारी है। तो अब कहाँ निकल गए हैं बेसिकली आप फर्म से अपनी जॉब, मतलब मीन्स उसे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के बंदों के पास जाते हैं। फिर डिटर्मिनिंग whether any requirement exists, next point, next page, determining whether any requirement exists to communicate to, फिर ये लॉयर से पूछेंगे आप थर्ड पार्टीज कि क्या आप यूजर तक पहुंचे, क्या SECP या अगर कोई बैंक है फॉर एग्जांपल तो स्टेट बैंक को इन्फॉर्म करें, कर दिया है आपने या पूछ रहे हैं आप अपने लीगल एडवाइजर से ओपिनियन ले रहे हैं कि क्या मेरी सर्कमस्टांसेस में जिम्मेदारी बनती है कि मैं थर्ड पार्टीज को खुद कम्युनिकेट के ईमेल करूं, अपने तरफ से ईमेल शुरू करूं, कोई और तरीका ढूंढूं कि किसी तरह यूजर्स को पता चले किसमें मिस्टेक्स हैं, या रेगुलेटरी या ओवरसाइट अथॉरिटीज SECP स्टेट बैंक को मैं इन्फॉर्म करूं या ना करूं, मेरी ड्यूटी बनती है नहीं बनती। और फिर जैसे लीगल एडवाइजर आपको ओपिनियन दे उसके मुताबिक आप अमल दरामद करें। ठीक है सर। तो ये दूसरा हिस्सा क्या पढ़ा हमने, अपने लफ्जों में थोड़ा बता दो। अगर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में मसला हल ना हो तो फिर रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडी से पूछें, एक्सटर्नल ऑडिटर से ओपिनियन लें, लीगल काउंसिल के पास जाएं, लीगल एडवाइजर के पास जाएं, फिर डिटरमिन करेंगे क्या कोई आपकी जिम्मेदारी ये तो नहीं है कि आप थर्ड पार्टीज को कम्युनिकेट करें, रेगुलेटरी ओवरसाइट अथॉरिटीज SECP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वगैरह को इन्फॉर्म करें। आखिरी ये इस वक्त मेन हमारी हेडिंग क्या चल रही है, पिछले पेज पे नजर, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को एड्रेस कैसे करना। आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल ऑप्शंस, कहाँ कहाँ गए आप, इंटरनल तो ऑर्गेनाइजेशन भी गए, एक्सटर्नल भी गए, सब कुछ अगर हो गया तो फिर आप क्या करें। आफ्टर exhausting all feasible options, chartered accountant determined that appropriate action has not taken, कोई फायदा नहीं हुआ, and there is reason to believe that the information is still misleading, नींद नहीं आ रही आपको, इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है, कोई एक्शन ही नहीं उठा रहा। फिर क्या करें आप, नंबर 1, अकाउंटेंट शैल रिफ्यूज टू बी और रिमेन एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन, ऐलान कर दे मैं इस झूठ के साथ नहीं, मैं इस झूठ का हिस्सा नहीं हूं, मैं नहीं मानता। पढ़ ले, इंग्लिश में कह रहा हूं, मैं उर्दू में कह रहा हूं, इंग्लिश में लिखा हूं। रिफ्यूज टू बी एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन, ऐलान कह दे मैं नहीं। In such circumstances, it might be appropriate for a chartered accountant to, मैं नहीं कह रहा, आई कैप में लिखा हुआ। नंबर 1 क्या करे, ऐलान कर दे, और नंबर 2 क्या कर दे, रिजाइन कर दे। डॉक्यूमेंटेशन से यहां तक क्या खत्म हो गया, एड्रेसिंग खत्म हो गया। अब इसके बाद आपसे कोई जिम्मेदारी नहीं, रिजाइन करने के बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। नहीं, ऐलान पहले है सर, ऐलान जरूरी है, मैं नहीं। तो आइडिया, दुनिया आइडियल है, किताबें आइडियल है सर। ये हमारा माशरा ऐसा हो गया मेरे जैसे लोगों की वजह से जो आइडियल के से दूर हो गए, तो ना किताबें आइडियल है। किताब में हमने कभी को 2 नंबरी ना पढ़ी ना सुनी, हाँ मैंने ही आपको बताई, किताब में नहीं थी। आपके तो जहन में भी कभी नहीं आया कि सेल कम ज्यादा हो सकती है, 1 0 ज्यादा लगा लें, 1 0 कम कैसे लगा लें। आप लोग तो राउंड ऑफ करने को तैयार नहीं है। ठंडे दिल से एक मिनट सोचें, सही कह रहा हूँ मैं, और सर जी सही कह रहा हूँ, आपको राउंडिंग ऑफ करते हुए बुरा लगता है। ये तो मैंने आपको तरीके सिखाए, 2 डिजिट ठीक है, वो मिलियन है, सही कह रहा हूँ यार बेटा।
हकीकत बता रहा हूँ, आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक आइडियल इंसान छुपा हुआ। ये माशरा ऐसा है जो आपके उस आइडियलिज्म को खत्म कर देता है और रियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ बना देता है। हकीकत पसंद होना चाहिए, आपका दिल नहीं मानता। किताब में ऐसे ही लिखा हुआ, रिस्क अल्लाह मालिक है। देन सर एक और लास्ट रिक्वायरमेंट ये डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है रिकॉर्ड रखना। ये सब कुछ जब आप कर रहे होंगे, आप सुपीरियर से मिले, डायरेक्टर से मिले, दो चार्ज विद गवर्नर से मिले, लीगल काउंसिल से मिले, अकाउंट मेल्स की, फोन किए, लीगल एडवाइजर से मिले, ये जब सब कुछ आप कर रहे हो तो अपनी इसको लिस्ट डाउन करना है कि मैंने क्या 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 करता रहा मैं, ताकि जरूरत पड़ने पे ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिया जा सके कि देखिए मैं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मेरे साथ क्या क्या होता रहा, मैंने अचानक ये फैसला नहीं किया, मेरे साथ क्या क्या बीता, क्या मसला था, क्या क्या मैं करता रहा, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना इस कॉल्ड एज डॉक्यूमेंटेशन। मींस लिखते रहना आपको। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एनकरेज टू डॉक्यूमेंट। आईकैप भी कह रहा है लिखें भी आप क्या फैक्ट्स, हकायक क्या थे, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था जिसकी एप्लीकेशन पे फॉर एग्जांपल आपको एतराज था, हकीकत क्या थी, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अदर रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व, कौन सा IFRS 16 इन्वॉल्व था, IFRS 15 इन्वॉल्व था, कौन सा स्टैंडर्ड इन्वॉल्व था, कौन से टैक्स लॉज इन्वॉल्व थे, सारा आपने लिखा। फिर आपने अगर लेटर लिखे फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपने ईमेलिंग की हो तो उसका रिकॉर्ड, कि कहाँ कहाँ आप गए, कम्युनिकेशंस एंड पार्टीज विद होम मैटर्स वर डिस्कस्ड, किस किस से आपने डिस्कशन की, कौन कौन से एक्शंस आपने सजेस्ट किए, किन पे अमल हुआ किन पे नहीं हुआ, और हाउ द अकाउंटेंट अटेम्प्टेड टू एड्रेस द मैटर, किन किन तरीकों से आपने कोशिश की, गिफ्ट्स भी लेके गए आप, अपनी आंखों में आंसू भी लाए कि सर मुझे नींद नहीं आ रही मैं क्या करूं ये सब कुछ आपने लिखना है कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने एक दिन CFO साहब से ये भी कहा कि सर आए इकट्ठे खाना खाते हैं, देखें ये स्टैंडर्ड्स का मसला, मैंने अपनी किताब में पढ़ा था कि स्टैंडर्ड्स की वायलेशन नहीं हो सकती, आए सर ठंडे दिल से बैठ के बात करते हैं, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ सोचें, हमारी वजह से कहीं प्रोफेशन बदनाम ना हो। तो आपने ये भी किया, आपने वो भी किया, ये भी किया, वो भी किया, बात नहीं बनी, तो ये सब कुछ आपने लिखा। ठीक है, मतलब आपका खुदा ना खासा काम ये नहीं था कि आप रिजाइन करके भागे, आप मजबूर हुए, तो सब किस चीज का रिकॉर्ड रखना सर, नहीं हर चीज नहीं पेपर में ये थोड़ी लिखना हर चीज का रिकॉर्ड, नहीं मतलब ये वर्ड समझ आ रहे हैं, फैक्ट्स क्या चीज है, फैक्ट्स का रिकॉर्ड रखना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड सही है सेकंड में, कम्युनिकेशन एंड पार्टीज जिससे आपने डिस्कशन की है वो रिकॉर्ड रखना है, कोर्सेज ऑफ एक्शन समझ देंगे, कोर्सेज ऑफ एक्शन कंसिडर कौन कौन से एक्शंस हम सजेस्ट कर रहे थे, और फिर किन किन तरीकों से आपने कोशिश की, ये सब कुछ आपने रिकॉर्ड रखना है। आई होप इंटरेस्टिंग है सर। थोड़ा सा अगर 5-10 मिनट और दें थोड़ा सा और फजूल है, बाकी फिर नेक्स्ट किसी क्लास में 5 मिनट लगा के पढ़ लेंगे, थोड़ा सा वैसे रह गया, एक हेडिंग और फिर उसके बाद थक गए। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आप किसी ना किसी हद तक इसे एंजॉय कर सकें, लेकिन डेफिनेटली ये कोई एंजॉय वाली चीज़ नहीं थी। क्या एथिक्स पढ़ने वाली चीज़ है या अमल वाली चीज़ है, और जाने दें क्या गुमराह हो गए, तो आजकल के दौर में एथिक्स में अमल नहीं हो सकता। हेडिंग ढूंढनी है आपने, पेज नंबर इसी पे है कहीं 359 पे, रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स। सर जी जमाना कोई नहीं बदला, हम बदल गए, आज भी सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, चांद अपने टाइम पे अपने दिन खुद ही काउंट करता है, रब की मर्जी से आता जाता है, बारिशें, पौधे, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले। हम बदल गए, इसलिए हमें अजीब लगता है ये बात। तो चेंज कहाँ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बात आप मेरे से ज्यादा अक्लमंद है, लेकिन शायद एक्नॉलेज कर लेने में कोई इतना इशू नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग, तभी इंसान अगला कदम उठा सकता है। हम शायद इस चीज के लिए भी तैयार नहीं है, ये मानने को भी तैयार नहीं कि समथिंग इज रॉन्ग। अब ऐसे ही होता है, वो सर जी नहीं होता, सर ऐसे ही होता है, सर जमाना बदल गया सर, 21वीं सदी आ गई। रिलाइंग ऑन द वर्क्स ऑफ अदर, समटाइम्स एज एन अकाउंटेंट आप जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं या ऑडिट कर रहे होते हैं तो कुछ और लोगों के काम पे आपको रिलाय करना ही पड़ता है, हर चीज के एक्सपर्ट हम नहीं हैं,
अकाउंटिंग या ऑडिटिंग करते हुए हमें कुछ दूसरों लोगों के काम पे भरोसा करना पड़ता है, ब्रैकेट पड़ता है। आइए 16 दिन मिलाएं। रिवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ वैल्यूअर्स पे रुक दें। वैल्यूअर सुना होगा आपने आइए 16 में। हम लोग खुद रिवैल्यूएशन नहीं करते, वैल्यूअर होता है, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होता है, वो फेयर वैल्यूज देता है, हम एंट्रीज करते हैं। तो याद है सर, नाम उसका बताना होता है, एमएस को पता नहीं क्या क्या नाम होता था, जिसका डिस्क्लोजर देना होता था किसने रिवैल्यूएशन की, तो वो हम होते हैं, कोई आउटसाइडर होता है। अब उसकी फिगर्स की फेयर वैल्यूज की बेस पे हम एंट्रीज कर रहे हैं, तो क्या उसकी फिगर्स रिलायबल है? अब इस एंगल से बात होने लगी। फिर ये ना कोई कंपलसरी नहीं है कि रिवैल्यूएशन को आउटसाइडर करे, ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। आपसे डिस्क्लोजर ये रिक्वायर्ड होता था कि अगर कोई एक्सटर्नल है तो नॉर्मली एक्सटर्नल ही होता है, तो अगर इंटरनल रिवैल्यूअर होगा तो शायद मसला ज्यादा है, वो तो अपनी मर्जी जो मर्जी रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट होगा। एक्सटर्नल फिर भी शायद कम से कम एम्प्लॉय नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन सिचुएशंस की जिन सिचुएशंस में आपको दूसरों के काम पे भरोसा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। तो आइए 16 के एंगल से बात समझ आएगी, हमें किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है? वैल्यूअर की जरूरत पड़ती है रिवैल्यूएशन के लिए, हम खुद एक्सपर्ट नहीं है। नंबर 2, फिर ये जो पेंशन प्लान्स या ग्रेजुटीज की है एंट्री, ग्रेजुटी लायबिलिटी की, ग्रेजुटी एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, इसकी अमाउंट एस्टिमेट होती है, ये पैसे देने कब होते हैं जब रिटायरमेंट होगी। अब किसको कितने देने पड़ेंगे, कौन उस वक्त तक जिंदा भी होगा या नहीं, ये सब कुछ एस्टिमेट होता है। और एक बड़ा सा स्टैंडर्ड आपने पढ़ना बड़े होके IAS 19, उसमें इसकी बड़े लंबे प्रोसीजर्स दिए हुए हैं ये कैसे एस्टिमेट होता है। तो ये एक्चुअरीज एक, जिस तरह ये सीए प्रोफेशन है, इसी तरह एक्चुअरियल वैल्यूएशंस करते हैं, एक एक्चुअरीज भी एक प्रोफेशन है। ये इंश्योरेंस कंपनीज में एस्टिमेट्स, ये जो एस्टिमेट्स लगाने वाले हैं, ये एक्चुअरीज कहलाता है, तो ये भी कहलाता फील्ड है। जैसा एक CFA भी एक है, तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो एक्चुअरीज का काम होता है ये कि फ्यूचर में एम्प्लॉइज को कितने पैसे देना हमारी लायबिलिटी बन गई, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यूज होती हैं, तो ये सारी साइंस है काफी। फिर IAS 37 में जरा जेन में लाया, जरा कोर्ट में केस चल रहा है, कौन बताएगा कि रिलायबल एस्टीमेट क्या है, क्या प्रोबेबल है या पॉसिबल है, ये भी लीगल एडवाइजर बताएगा। हमने उसकी बेस पे फिर अगर वो कहेगा पॉसिबल है तो डिस्क्लोजर देना है, अगर कहेगा प्रोबेबल है तो फिर हमने डबल एंट्री करनी है, और अगर वो कंटिजेंट एसेट के बारे में वर्चुअली सर्टेन कहेगा फिर एंट्री करनी है, प्रोबेबल कहेगा डिस्क्लोज देना है। तो कोर्ट में केस कहाँ तक पहुंचा ये हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, इसके लिए हमें लीगल एडवाइजर पे भरोसा करना पड़ेगा। तो कौन से 3 लोग एग्जाम्पल में आए, एक वैल्यूअर्स हैं, एक्चुअरीज हैं, और लीगल एडवाइजर्स, लॉयर्स हैं। तो ये कुछ अदर देन अकाउंटेंट्स लोग हैं जिनकी जरूरत पड़ती है अकाउंटेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए, उनकी चीजों पे भरोसा करके हमें एंट्रीज करनी पड़ती है। अब बात क्लियर होगी, हेडिंग समझ आ गई? हेडिंग क्या, तो क्या हम रिलाय कर लें? अब सवाल ये कब कर लें कब ना कर लें, अब ये बहस आ रही है। A chartered accountant who intends to rely on the work of others, either internal or external of the employing organization, shall सबसे पहले exercise professional judgment to determine what steps to take, if any, in order to fulfill his responsibilities. मतलब सबसे पहले तो अपनी जजमेंट इस्तेमाल करें, माशाल्लाह काफी तेज हो जाते हैं, तो वो जजमेंट कैसे इस्तेमाल करनी वो भी आगे आती है। Factors to be considered in determining whether reliance on others is reasonable include, क्या मीनिंग है सेटिंग का? वो कौन सी चीज आप जहन में रख के ये फैसला करेंगे कि क्या लोगों के काम पे रिलायंस रीजनेबल है या नहीं। सही ट्रांसलेशन कर लें, बाकी मुश्किल नहीं है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको सामने रख के आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्या दूसरों के काम पे रिलायंस रीजनेबल है या नहीं, कर लें या ना कर लें। नंबर 1, हेडिंग समझ गए, क्या पढ़ने लगे बोल दो। सबसे पहले क्या करें, रेप्यूटेशन एंड एक्सपर्टीज ऑफ दैट अदर इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन लें, उस लॉयर की रेप्यूटेशन चेक करवाएं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान बार काउंसिल,
प्रोविंशियल बार काउंसिल से जाके कांटेक्ट करें, लोगों से पूछें जाके ये कैसा इंसान है, लोगों की टो में लग जाए। नहीं सर, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, शेयर होल्डर्स के लिए सामने रखनी है, तो उसकी रिप्यूट का अंदाजा करवाना। फिर नंबर 2, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, क्या कॉम्पिटेंट आदमी भी है या नहीं, क्या आप जैसा लाइक शख्स है भी या नहीं। अदर वर्ड से ये चेक करवाना है आपने कि मेरी तरह क्या रिप्यूट अच्छी है इसकी या नहीं, मेरी तरह काबिल इंसान भी है या नहीं। ये सबको पता है हम किस किस वक्त बात कर रहे हैं। आप कौन है, आप कौन है, हम अकाउंटेंट हैं। हम उन लोगों के बारे में पूछ रहे हैं जिनके काम पे हमें रिलाय करना है, तो उनकी रेपुटेशन एंड एक्सपर्टीज को हमने असेस करवाना, ठीक है। एंड नंबर, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द अदर इंडिविजुअल, मतलब काम करने के लिए कुछ रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई रिवैल्यूअर है जो कर रहा है, आप ये देखेंगे, आप ये भी कंफर्म करेंगे कि ये जो इसने वैल्यूअर फर्म बनाई हुई है अपनी, उसमें इसके पास इतना एडिक्वेट स्टाफ भी है कि अगर ये काम करना चाहे तो सही तरह कर सके। अकेला तो नहीं बेचारा लगा हुआ, तो अगर अकेला शख्स है तो वो शायद सही काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसके पास अच्छी टीम है, अच्छे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो शायद उसने सही काम किया होगा। क्लियर है प्लीज, रिसोर्सेज अवेलेबल। नंबर 1 क्या ढूंढ, आपने किस चीज को कंसिडर करवाना, उसकी रिप्यूट क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, और नंबर 3 थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, रिसोर्सेज क्या समझ आया, उसके पास जो वसाइल है काम के, क्या वो इतने सफिशिएंट हैं कि ये एक्सपेक्ट किया जाए ये काम इसने सही कर लिया होगा। डन है प्लीज। तो पहला काम क्या था, बोलता था, रिप्यूट, एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू दैट अदर पर्सन आपने कंसिडर करना। अगर अच्छी रिप्यूट है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो क्या काम पे रिलाई किया जा सकता होगा। नंबर 2, वेदर दैट इंडिविजुअल, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, इंशाल्लाह आपको यकीनन हंसी भी आएगी, whether that other individual is subject to the applicable and professional ethics। लॉयर ज़हन में रखें जरा। फिर आपने ये देखना है कि क्या उस लॉयर ने जो लॉ की तालीम हासिल की है, उसकी उस लॉ की तालीम में कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स का चैप्टर भी था, मीन्स उसने जिंदगी में कभी एथिक्स पढ़े भी थे कि नहीं। और अगर फॉर एग्जाम्पल उसके सिलेबस में एथिक्स का चैप्टर ही नहीं था, तो फिर उसको कहाँ पता एथिक्स का। नहीं मतलब लिखा यही हुआ, जरा दोबारा पढ़े, whether other individual is subject to the applicable, क्या उसका जिंदगी में कभी एथिकल स्टैंडर्ड से कोई ताल्लुक भी रहा या नहीं। अगर फर्ज करें नहीं उसके सिलेबस में, फिर आप क्या कर रहे हैं, पीछे का पता है एथिक्स का। और अगर उसने पढ़े होंगे तो फिर तो यकीनन उसे पता होगा, इसने अमल भी किए होंगे। तो ब्रैकेट पढ़ के देखें, मींस वेदर हिज प्रोफेशनल बॉडी हैज अडॉप्टेड एनी प्रोफेशनल एथिक्स। इसीलिए तसल्ली आपके सिलेबस में इतने सारे हैं। अगर आपके किसी ने काम पे भरोसा करना हो तो उसके लिए देखें कितना आसान हो गया। टैक्स में भी एथिक्स है, ऑडिट में ये तो अंडरस्टूड बात है कि आप एथिक्स अमल कर रहे होंगे, ठीक है सर। तो क्या क्या कंसिडर करना है सर आपने, रेप्यूट, एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल, और नंबर 2 वेदर दैट इंडिविजुअल इज सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। होपफुली ब्रैकेट समझ आ रही है। आखिरी चीज इस हेडिंग में, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी कहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसे कहाँ से रिप्यूट, एक्सपर्टीज अवेलेबल, उन्हीं उसके बारे में एक लाइन लिखी हुई, whether such information might be gained from prior association। हो सकता है आपका पुराना ताल्लुक हो, आप बचपन का आपका दोस्त है, पिछले साल भी उसके साथ काम किया था, पिछले सालों में काम करते रहे, या अगर वहां से नहीं तो कंसल्टिंग अदर्स, वो जो मैंने एग्जांपल अभी आपको दी थी कि पाकिस्तान बार काउंसिल पहुंच जाए, अदर्स से कंसल्ट करके पूछ लें, ठीक है। या तो हो सकता है आपकी प्रायर एसोसिएशन उसके साथ, और हो सकता है प्रायर एसोसिएशन ना भी हो, आप फिर क्या करें, बाकी लोगों से पूछ लें जो उसके नजदीक रहते हैं। मतलब आप ये देखें ना, हमें रिप्यूट का, एक्सपर्टीज का अगर नहीं पता तो हम कहाँ जाएं, पढ़ के बताइए कहाँ जाएं, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी। नहीं ये क्लियर हुआ कि बात मेरी कि चार्ट अकाउंटेंट को ये जो ऊपर दो चीजें आई हैं, ये कहाँ से पता चलेगा। या तो हो सकता है आपकी प्रायर एसोसिएशन हो, पहले से एसोसिएशन हो शख्स के साथ, और अगर पहले से एसोसिएशन नहीं है तो फिर वो कंसल्ट करे उन लोगों से जिनके साथ उसकी एसोसिएशन रही। अब एक नजर करनी, इसको रिवाइज कर लें, कोई कंफ्यूजन अगर है तो बताओ।
बाहर में जाना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मुलाकातें होंगी 2-3 मिनट 10-10 मिनट करके पूरा कर देंगे। आई होप कि मैंने आपको ज्यादा बोर नहीं किया। बोरियत थोड़ी सी बनती थी, मैंने कहा काफी। जी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए। मेरा ख्याल है कल 2 दिन अब है, डोंट वेस्ट द टाइम। ठीक है, तो कोशिश करें। ये स्टैंडर्ड्स आपने वेडनेसडे को अपने साथ 2 स्टैंडर्ड्स रहिएगा, A2 और बी एक ही, A2 बी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ जी, जी जी।